का हमारा टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये है साइक्लॉन्स। इन सभी साइक्लॉन्स के बारे में हम जरा आज डिटेल में पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। इनका पाथ क्या है, कैसे ट्रैवल करते हैं, कब छोटे होते हैं, कब बड़े होते हैं, कैसे वाटर सरफेस पर आने के बाद ये जो सेंटर में आप देख पा रहे होगे ये है इनका आई। तो इन सभी बेसिस पर जरा सा हम एक बार नज़र डालेंगे आज के इस लेक्चर पर। सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो साइक्लॉन्स के अंदर में ये रहेगा कंडीशंस कौन कौन से फेवरेबल हैं जिसके बेसिस पर साइक्लॉनिक कंडीशंस बनते हैं। दूसरा, क्या ओरिजिन और डेवलपमेंट कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हमारे फ्रंट से अगर हम देखेंगे तो, और अगर हम टॉप से देखते हैं तो कैसा व्यू आता है इसका वो देखेंगे। क्या क्या कैटेगरीज हैं, इसके अलावा फेवरेट ब्रीडिंग ग्राउंड्स मतलब कि कहाँ से ट्रॉपिक साइक्लॉन्स ओरिजिनेट होते हैं, कौन सा प्लेस है। फिर इनके रीजनल नेम्स जो है यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ये कहानी है कि ये जो कहानी मतलब कि कॉन्सेप्ट है कि जो भी नाम होता है ना ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स का, वो आसपास की जो भी कंट्रीज होती हैं ट्रॉपिकल रीजन में वो देती हैं। तो ऐसे 6-8 कंट्रीज हैं लाइक इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार। ये सब लोग ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स के नाम सजेस्ट करते हैं। सजेस्ट क्या करते हैं, इन्होंने पूरी एक टेबल बना रखी है। इन्होंने नामकरण कर रखा है कि ये 8 कंट्रीज हैं, बारी बारी से जो भी साइक्लॉन्स आते जाएंगे उनका क्या नाम रखना है। तो ऐसी पूरी टेबल तैयार है। इस टेबल को भी अभी हम देखेंगे कि आखिरकार इनमें कौन कौन से नाम हैं। जैसे कि क्या हुआ कि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर तितली साइक्लॉन आई थी एक। तो तितली साइक्लॉन मुझे याद है कि लगभग अक्टूबर 2018 में आया था ये। अक्टूबर 2018 में तितली, ये जो नाम तितली है ये किसने रखा था, ये रखा था पाकिस्तान ने। इसके बाद ये आंध्र प्रदेश वाले कोस्ट पर आई थी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इस बार जो फेमस साइक्लॉन था वो था साइक्लॉन फनी। तो साइक्लॉन फनी या फानी जो भी बोलो आप, ये कब आया था, ये लगभग आया था मई 2019 में। और मई 2019 में इस ये थोड़ा सा पिक्यूलियर फीचर में भी था क्योंकि एक तो ये थोड़ा पहले आ गया, ठीक है, और मई में यूजुअली साइक्लॉन्स नहीं आते, और प्लस इसका जो वो पाथ है वो पाथ भी काफी डिफरेंट था। तो उस पाथ के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसमें क्या स्पेशलिटी इसके बारे में भी देखेंगे। और जो अगला कोई भी साइक्लॉन अगर अगला आएगा तो उसका क्या नाम होगा, वायु। तो वायु जो है वो इंडिया के द्वारा सजेस्ट किया हुआ नाम है, जैसा कि नाम से पता चल ही रहा होगा आपको। फनी नाम किसने दिया था, ये दिया था बांग्लादेश ने। तो इस बेसिस पर सभी कंट्रीज एक एक करके नाम देते रहते हैं। तो इस बेसिस पर रीजनल नेम्स को हम देखेंगे। रीजनल नेम्स इस बेसिस पर भी डिसाइड किए जाते हैं कि ये कहां पर आ रहे हैं। जैसे कि हमारे तरफ जैसे कि बे ऑफ बंगाल हो गया, अरेबियन सी हो गया, यहाँ पर इसको साइक्लॉन्स बुलाते हैं। लेकिन अगर यूएसए साइड में जैसे कि कैरिबियन सी वगैरह में अगर आप चले गए तो वहां पर इसको बुलाते हैं हरिकेन्स, ठीक। और जैसे चाइनीज साइड में मतलब कि चाइना के चाइना के ईस्टर्न कोस्ट पर चले गए, जापान, चाइना, साउथ कोरिया, इन सब जगहों पर इसको बुलाते हैं टाइफून्स, ठीक। और ऑस्ट्रेलिया की साइड में अगर आप चले गए तो इसको बुलाते हैं विली विली। तो ऐसे कुछ अलग अलग नाम हैं, इनको दिए गए हैं। काम लगभग सबका वही है, चाहे वो ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स हो या फिर विली विली हो, हरिकेन हो, टाइफून हो, सब एक जैसे ही काम करते हैं। तो इनकी मैकेनिज्म को अगर हम समझते हैं तो ओवरऑल हम इन सबको एक साथ ही पढ़ेंगे। कुछ वार्निंग सिंबल्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल्स चर्चा करेंगे क्योंकि ये काफी बड़ा और काफी लंबा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि हर साल आपको पता है कि कोई ना कोई साइक्लॉन आ जाते हैं और उसके बेसिस पर यूपीएससी कुछ भी क्वेश्चन बना सकती है। तो इसके बेसिस पर हम कुछ टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करते हुए एक और साइक्लॉन होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं टेम्परेट साइक्लॉन। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा कि एक तो ट्रॉपिकल होते हैं जो कि ट्रॉपिकल रीजन में आएंगे, दूसरे होंगे जो कि टेम्परेट रीजन में आएंगे। तो इन टेम्परेट रीजन वाले साइक्लॉन्स को भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको ये बात याद दिलाना चाहता हूं कि हमने साइक्लॉन्स के बारे में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ रखी हैं और आपको ये जानकर काफी खुशी होगी कि जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं उसके बेसिस पर आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर पा रहे हो। देखो आंसर तो लिखा हुआ है लेकिन ऑनेस्टी आपके ऊपर है, आप बताना या फिर आप खुद ही समझ लेना इस चीज को कि आपको क्या ये क्वेश्चन का आंसर पता था। जैसे कि इसमें पूछा गया कि अ साइक्लोन इज एन एरिया ऑफ, सबसे पहले लो प्रेशर सराउंडेड बाय हाई प्रेशर ऑन ऑल साइड्स, या फिर हाई प्रेशर सराउंडेड बाय लो प्रेशर ऑन ऑल साइड्स, सबसिडेंस ऑफ एयर, डाइवर्जेंस ऑफ एयर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो इसमें क्या है कि पहले और दूसरे ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था क्योंकि हमने बहुत बार पढ़ा है कि एक लो प्रेशर एरिया बनता है और इस लो प्रेशर एरिया में विंड्स जो होते हैं वो इसकी तरफ आते हैं। और हमने इवन ये भी पढ़ा था कि इन सब पे कोरिलेटिव फोर्स भी लगता है। अगर ये नदर्न हेमिस्फीयर का सिचुएशन होगा तो किस डायरेक्शन में लगता है कोरिलेटिव फोर्स, वेरी गुड, राइट हैंड साइड में लगता है। तो ये राइट हैंड साइड में ये सारे के सारे बेंड करेंगे तो इससे जो एक मोशन तैयार हो रहा है वो कैसा लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन में है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन साइक्लोनिक कंडीशन का होगा नदर्न हेमिस्फीयर में। और इवन हमने एक टेबल भी पढ़ा था आपको अगर याद हो, जिसमें हमने 4 पार्ट किए थे और हमने बताया था कि अगर कोई साइक्लोनिक कंडीशन है या फिर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है, ये नदर्न हेमिस्फीयर में है और सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस हमें एक ही याद रखना है, बाकी सब में पलट देना है। जैसे कि साइक्लोनिक कंडीशन नदर्न हेमिस्फीयर में पता है इससे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है, तो एंटी साइक्लोन्स यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। सदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन्स किस डायरेक्शन में चलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये भी हमने पढ़ा था। कंफ्यूजन हो सकती है कि सबसिडेंस ऑफ एयर है कि डाइवर्जेंस ऑफ एयर। देखो सबसिडेंस का मतलब होता है सिंपल ऊपर से नीचे की तरफ आना और डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि इनका बाहर निकल जाना। तो ऐसा कहीं पर भी तो हो नहीं रहा है, ठीक है। तो इसीलिए दोनों ही स्टेटमेंट ये भी गलत हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएंगे। तो केवल केवल पहला स्टेटमेंट सही है कि लो प्रेशर सराउंडेड बाय हाई प्रेशर ऑन ऑल साइड्स। साइक्लोन का इतना बोल गया। फिर दूसरा क्वेश्चन एक और देख लो, ये भी आपको पता ही होगा कि साइक्लोन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। एक तो लो प्रेशर अभी पढ़ा, कन्वर्जेंट एयर होता है, बिल्कुल होता है कोरिलेटिव फोर्स की वजह से, और चेंज इन विंड डायरेक्शन ड्यू टू कोरिलेटिव फोर्स दोनों तो सिमिलर ही हो गए। कन्वर्जेंट एयर भी देखा ना हमने कि ये कन्वर्ज करते हुए हैं, तो ये सब जो कन्वर्ज कर रहे हैं ये कन्वर्जेंट एयर है। डाइवर्जेंट होते तो ये बाहर की तरफ निकलते, ठीक। ये एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है जब बाहर की तरफ निकल रहे हैं। और दूसरा क्या है, चौथा है असेंडिंग एयर एट द सेंटर। एयर हमने जब भी पढ़ा था कि जब भी लो प्रेशर सिस्टम होगा तो इसके ऊपर से हवाएं सीधे ऊपर निकलेंगी, जैसे कि लो प्रेशर सिस्टम हमने देखा था, इक्वेटोरियल लो प्रेशर सिस्टम। तो इन सब बेसिस पर ये चारों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो मोर और लेस चीजें हमें पता है, बस हमको थोड़े से स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत है साइक्लोन्स के बेसिस पर। देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को अगर हम डिस्कस करना स्टार्ट करें, क्या होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। क्या होता है कि बहुत ही वायलेंट स्टॉर्म्स हैं जो कि ओशन सरफेस पर धीरे से ओरिजिनेट होंगे और ये ऐसे ऐसे मोशन करने लगते हैं। बहुत ही इरेगुलर विंड मूवमेंट्स होते हैं इनके अंदर, लेकिन बाद में चल के एक फाइनाइट सर्कल डायरेक्शन में ये रोटेट करना स्टार्ट करते हैं, स्वेलिंग इनका स्टार्ट होता है और ये इतने बड़े होते हैं। जैसे कि आप ये सेंटर में जो ब्लैक कलर देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। ये जो आई ही होता है यही लगभग 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा होता है, मतलब डायमीटर जो है इसका 10 से 15 किलोमीटर होता है। पूरा का पूरा साइक्लोन की अगर हम बात करें तो ये लगभग आप देखोगे कि
मोर और लेस 80 से 100 किलोमीटर तक भी हो सकता है या फिर इवन और ज़्यादा भी हो सकता है। आप देख रहे हो कि इसका जो भी स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हमेशा आपको एक एक्लिप्टिक शेप का देखने को मिलेगा। एक्लिप्टिक शेप मतलब कि इसकी लेंथ इतनी होगी और लेंथ ब्रेड्थ इतनी होगी। तो इस बेसिस पर अगर रेशियो निकाला जाए लेंथ इस टू ब्रेड्थ का, तो ये लगभग आता है 3:2 रेशियो में, ठीक है। कुछ ऐसा रफ होता है, जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो, लेकिन मोर और लेस हर बार 3:2 रेशियो में ये एलिप्टिकल शेप का होगा, ठीक है। इसके बाद ये अपने आप में काफी डिस्ट्रक्टिव होता है। डिस्ट्रक्टिव का क्या मतलब है कि जहां पर भी अगर गलती से भी लैंड सर्फेस वगैरह पे ये पहुंच जाएगा तो ये अपने साथ बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस लेके आता है। इसीलिए आप देखोगे कि जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो ऐसे स्टॉर्म्स या फिर ऐसे साइक्लोन्स के आने से पहले ही वो चेतावनी दे देते हैं, इन्फॉर्म कर देते हैं लोगों को, और वो लोग उस समय में घर के अंदर रहते हैं या फिर सेफ्टी प्रिकॉशंस को अपने मेजर में ले लेते हैं। तो इस बेसिस पर क्या है कि इनका मतलब हम पाथ भी सेट कर सकते हैं, मतलब पाथ भी हम इनको डिटेक्ट कर सकते हैं कि इनका पाथ क्या होगा। बेसिकली इनका पाथ जो होता है वो पैराबोलिक नेचर का होता है। आगे चलकर भी हम ये सारी बातों को डिस्कस करेंगे। मैं आपको केवल समराइज कर रहा हूं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में हमें क्या-क्या चीजें, बेसिक इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। देखो क्या होता है कि लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ड्यू टू वायलेंट विंड की वजह से बहुत डिस्ट्रक्शन होता है। यहाँ पर ये जो चल रहा है ना ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, इसमें जो तेजी से विंड अंदर की ओर आ रहा है, बारिश वगैरह होती है काफी ज्यादा इसके अंदर, तो हेवी रेनफॉल से भी थोड़ा सा बारिश हो सकता है। जब भी हेवी रेनफॉल होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं टोरेंशियल रेनफॉल, और जब भी वायलेंट विंड होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे स्क्वेल्स। दोनों के अंदर अंतर मतलब कि, और एक तो होता है स्टॉर्म सर्ज में ऐसे स्टॉर्म्स लाइक कंडीशन बनते हैं, मतलब कि काफी तेजी से विंड सिस्टम ट्रैवल करेंगे। ये जो स्क्वेल्स होते हैं, जैसे कि हमने अभी नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंचे, तो देखो यहाँ पर स्क्वेल्स का मतलब है कि एक बहुत तेजी से विंड आता है और वो लगभग एक लोकलाइज्ड स्टॉर्म जैसा ही होता है। तो या तो हम उसको स्टॉर्म विंड्स बुलाते हैं या फिर उसको स्क्वाल भी बुला सकते हैं। और टॉरेंट का क्या मतलब होता है कि वाटर का स्ट्रीम अगर काफी तेज हो जाए, तो यहाँ पर टॉरेंट किसी भी जगह पर हम यूज कर सकते हैं, कोई भी लिक्विड के फ्लो में जहां पर ये फ्लो काफी तेजी से हो जाए। जैसे कि मानो कि अगर आपने ऋषिकेश में जाकर राफ्टिंग की है या फिर और कहीं पर भी राफ्टिंग की होगी, तो आपको पता चलता है कि पानी का बहाव जो है वहां पर काफी ज्यादा होता है, और इसकी वजह से अगर कहीं पर भी रैपिड्स आते हैं तो इन रैपिड में तेजी से पानी नीचे की तरफ आता है। तो इन सबसे क्या होता है कि ये जो एक सडन मूवमेंट ऑफ वाटर है, फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर है, इसको हम लोग बोलते हैं टोरेंशियल वाटर। और इसी बेसिस पर अगर रेनफॉल भी बहुत तेजी से होता है, जो कि होता ही है साइक्लोन्स के अंदर में, तो इसको हम लोग बोलते हैं टोरेंशियल रेनफॉल, ठीक है। ओके, अब जैसा कि हमने डिस्कस किया कि साइक्लोनिक विंड मूवमेंट जो भी होंगे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होंगे, साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होंगे। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। अब देखो क्या होता है, कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जो भी विंड फील्ड है साइक्लोन्स का, जैसे कि विंड फील्ड का क्या मतलब है कि अगर हम साइक्लोन्स को ऊपर से देखें, तो ऊपर से देखने पे जो अभी 3:2 रेशियो हमने देखा था, उसमें 3:2 रेशियो में वो ऊपर से कैसे दिखते हैं, उसके बेसिस पर तीन अलग-अलग हमने रीजन्स बांट रखे हैं। अब ये रीजन कौन-कौन से हैं? सबसे पहला रीजन है सबसे बाहरी वाला रिंग शेप्ड आउटर रीजन। इसमें क्या होता है, इसका आउटर रेडियस लगभग 160 किलोमीटर तक का होता है और इसका इनर रेडियस होता है वो 30 से 50 किलोमीटर। मतलब कि अगर हम इस वाले सर्कल की बात करें तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो इसका आउटर सर्कल है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये लगभग 160 किलोमीटर है, और जो इनर डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक का, वो हमारा है लगभग 30 से 50 किलोमीटर का। अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से स्टार्ट होता है आई वॉल, मतलब ये वाला जो रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं आई वॉल। ये जो आई वॉल है ये बेसिकली यहाँ पर विंड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, मतलब यहाँ पर विंड की स्पीड बढ़ती रहती है। जो आउटर रिंग शेप रीजन मैंने आपको बताया ना, तो ये आउटर रिंग शेप रीजन में विंड की स्पीड इंक्रीज होते आई वॉल में जब पहुंचता है तो सबसे मैक्सिमम होती है। जो सेंटर में हमने देखा था, इसको मैंने जैसे बताया आपको कि इसको बोलते हैं हम लोग आई। अभी जो आई है ना, इसका लगभग डायमीटर होता है 15 से 20 किलोमीटर। ये अपने आप में काफी काम रीजन है, शांत रीजन है। आप सोचोगे कि यहाँ तो लो प्रेशर सिस्टम डेवलप था, कैसे ये शांत हो गया, तो इसके बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे कि ये कैसे शांत हो गया और बाकी जिसके चारों तरफ पेरिफेरी में जितने भी विंड सिस्टम है वो काफी वायलेंट हो गए। अब आई वॉल इन टर्न जो है वो आई के बाहर रहता है और यहाँ पर स्पीड डिक्रीज होती है और ये काम रहता है। ये सब बातें हमने कर ली, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ेंगे क्या क्या फेवरेबल कंडीशन है जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सबसे पहले और दी फॉरमोस्ट जो कि मैं शुरुआत से चलाते हुए आ रहा हूं, बताते हुए आ रहा हूं, क्या है टेंपरेचर कितनी होनी चाहिए, लगभग 25 से 27 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज्यादा ही होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंट रहना चाहिए जिसके बेसिस पर ये साइक्लोनिक कंडीशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी है वो डेवलप हो पाए। इसके अलावा थोड़ी सी वेरिएशन होनी चाहिए वर्टिकल विंड स्पीड में। वर्टिकल विंड स्पीड के साथ साथ जो हॉरिजॉन्टल विंड मूवमेंट का गस्ट होता है वो भी एक प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए। इसके अलावा कुछ लो प्रेशर एरिया बनना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और ऊपर से डाइवर्जेंस लेवल का सिस्टम होना चाहिए। मतलब कि ऊपर से है ना डाइवर्जेंस, मतलब कि मानो कि अगर साइक्लोन बनना स्टार्ट हुआ ये लो प्रेशर में और ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो ऊपर जैसे कि हमने आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर्स में हमने जब जेट स्ट्रीम पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने एक डायग्राम बनाया था और हमने बताया कि यहीं से ये जो भी ऊपर जेट स्ट्रीम चलती रहती है यहाँ से मिलके ये डिसिपेट हो जाता है, मतलब यहाँ पर थोड़ा चौड़ा, यहाँ पर थोड़ा चौड़ा जाता था और जहाँ पर ये सबसाइड करता था नीचे आता था वहाँ पर स्ट्रीम थोड़ी पतली हो जाती थी। ये वाला फोटो याद है आपको? बिल्कुल भाई, कि ऊपर से जो है ना डाइवर्जेंस होना चाहिए उसका, मतलब डाइवर्ज होकर इधर उधर चला जाए, तो अपर डाइवर्जेंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर यहीं पर स्टक कर गया तो साइक्लोन एक बात मतलब एक टाइम पर ऊपर जाएगा और फिर यहाँ पर खत्म हो जाएगा, इसके बाद और कहीं जाने की क्षमता ही नहीं, तो फिर नीचे से जो एक फ्रेश एयर का सिस्टम हमेशा बना हुआ था वो ब्रेक हो जाएगा, इतने में ही सैचुरेट हो जाएगा, बारिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, साइक्लोनिक कंडीशन डेवलप नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इन सब के लिए जैसे कि ओशन वाटर का टेंपरेचर हमने बताया 27 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर आप देखोगे कि 27 डिग्री सेल्सियस के साथ साथ काफी हद तक मॉइस्चर प्रेजेंट होगा क्योंकि ये बन रहा है ओशन सरफेस के ऊपर, तो इसीलिए ये 27 डिग्री सेल्सियस का हीट और प्लस मॉइस्चर, ये दोनों समझ लो एक तरीके से स्टॉर्म का एक सबसे पहला खाना है, ठीक है। इसी से स्टॉर्म बनना स्टार्ट होता है। क्या होता है कि जब भी ये मॉइस्चर्स ऊपर जाके कंडेंस होते हैं तो यहाँ पर क्या निकालते होंगे, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन निकालने से क्या होता है, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ओशन सरफेस था, ये वाला ओशन सरफेस, अब क्या हुआ कि इसके ऊपर यहाँ पर विंड सिस्टम गया ऊपर, थोड़ा सा ये लो प्रेशर सिस्टम है, लो प्रेशर सिस्टम से विंड ऊपर गया, ऊपर जाते जाते ये कंडेंस हुआ, कंडेंस होने से क्या हुआ कि ये बाहर इसने लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन निकाला। अब जितना हीट इसने बाहर किया ना उसी हीट से ये और गर्म हो जाते हैं, तो ये थोड़ा सा और ऊपर बढ़ जाते हैं, ठीक। फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा ठंडे लेटेंट हीट यहाँ से निकला, फिर ये थोड़ा सा और ऊपर चलेगा। ऐसे करते करते देखा गया है कि जो एक अच्छा खासा साइक्लोनिक कंडीशन बनता है उसमें जो ये हाइट होती है साइक्लोन की वो लगभग 12 से 15 किलोमीटर ऊंचाई पे होती है, ठीक है। तो इतना बड़ा होता है ये, आप देखोगे हमने देखा भी लेंथ होती है लगभग 100 किलोमीटर, फिर इसकी हाइट होती है लगभग 12 से 15 किलोमीटर, तो ये काफी ऊंचा और काफी बड़ा एक डिजास्टर है जिसके बेसिस पर हमें इस चीज को पढ़ना है। अब जो है इनकी एनर्जी के लिए हमें बताया कि खाना कहाँ से मिलता है, सबसे पहला खाना कहाँ मिलेगा, साइक्लोन को मिलेगा गर्म पानी से। गर्म पानी के साथ साथ जब भी मॉइस्चर प्रेजेंट है तो ये मॉइस्चर भी इसको फर्दर स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। और खुद ही सोचो जैसे ही ये थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगा और भी यहाँ से अंदर आएंगे, ये थोड़ा सा और ऊपर बढ़ेगा और अंदर आते जाएंगे, तो इस बेसिस पर क्या होता है कि एक पूरा एक कन्वेक्शन करंट तैयार हो जाता है। यहाँ पर कन्वेक्शन करंट कैसे होता है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। फिलहाल इक्वेशन हमारे सामने क्या है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है वो ज्यादातर वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द ओशन में क्यों डेवलप होते हैं। जैसे कि मानो कि अगर ये इंडिया है तो इंडिया में बेसिकली यहाँ पर जो ये वेस्टर्न मार्जिन है, मतलब ये वाला कोस्ट है, यहाँ पर क्यों डेवलप होता है, मतलब बे ऑफ बंगाल में ज्यादा क्यों होता है, अरेबियन सी में क्यों नहीं होता, ठीक। ये क्वेश्चन बन सकता है। या फिर व्हाई ट्रॉपिकल साइक्लोन डोंट फॉर्म इन ईस्टर्न कोस्ट, यहाँ पर क्यों साइक्लोन नहीं करता। आप देखोगे कभी आपने सुना है कि कर्नाटक में साइक्लोन आ गया, नहीं। साइक्लोन आता है हमेशा ओडिशा में, साइक्लोन आता है हमेशा आंध्र प्रदेश में, इन सब रीजन में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, इन सब जगहों पर, इवन वेस्ट बंगाल में भी आता है। जैसे कि ये फनी जो था, फनी वेस्ट बंगाल में आता, ओडिशा में भी आया था, वेस्ट बंगाल में भी आया था, चिल्का लेक के जस्ट ऊपर साइड में फनी जो है ये अभी आया था। तो इन सब के बेसिस पर हमने अभी तक क्या पढ़ा, क्यों वेस्टर्न मार्जिन पर आते हैं भाई। इनके लिए सबसे पहले हमने कुछ फेवरेबल कंडीशन बताई थी, जैसे कि 26-27 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर होना चाहिए, और ये टेंपरेचर हमें वेस्टर्न कोस्ट पर ही मिलता है, मतलब कि वेस्टर्न मार्जिन पर ही मिलता है। क्यों? अब इसके पीछे देखो ट्रॉपिकल रीजन है। अगर हम फिर से पुरानी क्लासों को याद करें तो हमें पता चलेगा कि ये इक्वेटर है और ये अगर ट्रॉपिकल रीजन है हमारा, तो यहाँ पर बेसिकली कौन से डायरेक्शन में
विंड फ्लो करता हुआ ट्रेड विंड्स हमने बताया ईस्टर्न डायरेक्शन, ऐसे डायरेक्शन में आता है ना। तो जितने भी विंड होते होंगे, अब आप सोचो यहीं पर अपना इंडिया है, तो इंडिया में इस साइड में वार्म ज्यादा इकट्ठा होगा कि इस साइड में, मतलब कि इस साइड में ऑब्वियसली बात है, इस साइड में इकट्ठा होगा क्योंकि सारा गर्म पानी सब इधर ही आ रहा है। तो इसीलिए एक तो बात बिल्कुल तय हुई कि जो वार्म कंडीशन में देखने को मिलता था, मतलब एक चाहिए था साइक्लोनिक फॉर्मेशन के लिए, वो हमेशा वेस्टर्न मार्जिन में ही मिलेगा। तो इसीलिए वेस्टर्न मार्जिन का एक रीजन हुआ। दूसरा आप बता सकते हो कि एक थिक लेयर चाहिए होता है, तो इसकी वजह से भी थिक लेयर का मतलब है कि लगभग 50 से लेकर 60 मीटर तक की हाइट पर आपको ये पानी इतना गर्म होना चाहिए भाई, क्योंकि आप देखो अगर छोटे से केवल 1 मीटर का पानी गर्म हुआ इतना, तो ऑब्वियसली बात है कि जो ओशन के अंदर में कन्वेक्शन करंट चलता होगा उसी से वो पानी तुरंत ठंडा हो जाएगा, मेंटेन नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमको कुछ डेप्थ चाहिए होता है और एक टेंपरेचर चाहिए होता है, जिसकी वजह से हम बता सकें कि भाई क्यों वेस्टर्न मार्जिन में ही ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ज्यादातर देखे जाते हैं। अब इसी बात को पलट के यहाँ दिया गया है कि जो भी ईस्टर्न पार्ट्स होते हैं वहां पर नीचे से आप देखोगे कि कोल्ड करंट्स आते होंगे ना, नीचे सरफेस से जब सारा पानी इधर से इधर चला गया, तो यहाँ वाला जो रीजन था वहां से नीचे से पानी आएगा और वो ठंडा रहता है, इसलिए यहाँ पर कोल्ड कंडीशंस रहते हैं। वैसे भी साइक्लोनिक स्टॉर्म्स के लिए कोल्ड एयर की कोई जरूरत नहीं। कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस आते हैं, जब एल नीनो पढ़ेंगे और ला नीना पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि कैसे एक्सेप्शनल केसेस बनते हैं। हालांकि हमने वॉकर सेल ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो वॉकर सेल के बेसिस पर हम इसको देख सकते हैं। हमने पढ़ा था कि वॉकर सेल में वाटर इधर के बजाय, मतलब कि हमने देखा था जो भी साइकिल बनता है उस साइकिल में एक तरफ गर्म पानी इकट्ठा हो जाता है और दूसरी तरफ ठंडा पानी रहता है, ठीक है। इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा कि जब ऐसा कंडीशन हो स्ट्रॉन्ग एल नीनो के ईयर्स हो, स्ट्रॉन्ग एल नीनो में जस्ट ऑपोजिट कंडीशन बनता है, मतलब कि हमेशा ईस्टर्न साइड पे थोड़े पतले ठंडे पानी हो जाते हैं और वेस्टर्न मार्जिन पर काफी गर्म पानी इकट्ठा हो जाता है। इसके पीछे का क्या रीजन है, देखो आज तक साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा इस पे खोजबीन करके पता नहीं लगा पाए हैं, तो इसके पीछे क्या एक्जैक्ट रीजन है वो तो नहीं पता है, लेकिन वार्म वाटर के एक्यूमुलेशन से साइक्लोनिक कंडीशन का डेवलपमेंट होता है, जिसके वजह से कुछ एक्सेप्शनल केसेस में जो भी एल नीनो वाले साल होंगे वहां पर हम लोग को ईस्टर्न कोस्ट पर भी कभी देखने को मिल जाएगा, अपने इंडिया में नहीं बल्कि दूसरे ईस्टर्न कोस्ट वाले लैंड पे देखने को मिल जाएगा। अब देखो इसके बाद अगर ये क्वेश्चन आता है कि भाई साइक्लोन्स अगर मोस्टली लेट समर, तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि जो भी एक टाइम प्लान चाहिए होता है पूरे ओशन वाटर को इतने देर में गर्म करने के लिए, क्योंकि वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा है, वो बहुत देर से गर्म होता है, वो बहुत देर से ठंडा होता है। तो इसके वजह पर 2 से 3 महीने लग जाते हैं सन को, जिसके वजह पर ये स्पेसिफिक क्लाइमेट टेंपरेचर जोन में आ सकता है, ठीक है, और ये लगभग अगस्त के महीने में ही आता है। इसके अलावा देखो एक और फैक्टर है जो कि इसके पीछे रिस्पांसिबल है, कोरियोलिस फोर्स, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा किया। यहाँ पर एक चीज है कि कोरियोलिस फोर्स अगर 0 हो जाए तो क्या साइक्लोनिक कंडीशन बनेगा, क्या नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो लो प्रेशर सिस्टम, जैसा कि हमने पहले भी बनाया, लो प्रेशर सिस्टम पे चीजें केवल सीधे कन्वर्ज करती हैं। साइक्लोनिक कंडीशन तब बनेगा ना जब यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स लगे इसको बेंड करे, या फिर इस डायरेक्शन में बेंड करे, या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कहीं तो बेंड करे। तो इसीलिए क्या देखा गया कि इक्वेटर पर हमने देखा था कि इक्वेटर वाले रीजन में जो हमारा कोरियोलिस फोर्स होता है वो होता है 0, और इसी के चलते जो 0 से लेकर 5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले नॉर्थ लैटिट्यूड का और 5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड का, इतने एरियाज में आपको साइक्लोनिक कंडीशन देखने को नहीं मिलेगा, मतलब 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक कोई भी साइक्लोनिक कंडीशंस नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी एक प्रॉपर उसको एक स्टॉर्म क्रिएट करने के लिए, एक स्वर्लिंग राउंड क्रिएट करने के लिए उसको कोरियोलिस फोर्स की जरूरत है, वो 5 डिग्री लैटिट्यूड के बाद ही मिलेगा, ठीक है। तो इस बेसिस पर हमने देखा। अब क्या होता है कि इसके ही आधार पर हम ये भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कि 65% के लगभग साइक्लोन्स जो भी होते हैं वो 10 से 20 डिग्री लैटिट्यूड में ही आते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज है, क्योंकि आराम से हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि 5 डिग्री बाद से जब स्टार्ट होगा तो मोस्ट ऑफ द साइक्लोन्स कहाँ पर बनते होंगे। अब उसके ऊपर 20 डिग्री ऊपर जाने से आप देखोगे कि टेंपरेचर में, ओशन टेंपरेचर में गिरावट देखने को मिलेगी, इसकी वजह से भी वो थोड़ा उधर नहीं बनेगा, ठीक है। तो इतनी बातें एक तो ये होगी। फिर एक अलग कंडीशन आता है लो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन, लो लेवल डिस्टर्बेंसेस। लो लेवल डिस्टर्बेंसेस का ये मतलब है कि ऐसे जो भी थंडर स्टॉर्म वाले कंडीशंस डेवलप करा रहा था मैं, जिसकी वजह से पर स्वेलिंग्स हो सकती थी, तो इन सबको एक वेव चाहिए होता है। जैसे कि देखो क्या है कि यहाँ पर एक जोन होता है आईटीसीजेड, जिसके बारे में हमने पढ़ाई की थी, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये जो दोनों ऊपर और नीचे के ट्रेड विंड्स हैं ये जहां पर भी मिलते हैं उस लाइन को हम लोग बोलते हैं आईटीसीजेड, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जैसा कि नाम से लग रहा है। तो अब ये जो आईटीसीजेड होता है ये पहले से ही एग्जिस्ट करना चाहिए, जिसके बेसिस पर वहां पर आईटीसीजेड काफी गर्म होता है, तो एक लो प्रेशर सिस्टम बनेगा, और उस लो प्रेशर सिस्टम में अगर यहाँ पर गलती से भी थंडर स्टॉर्म्स वगैरह क्रिएट हो गए तो ये अपने आप में साइक्लोन्स को काफी हद तक बढ़ावा देगा, ठीक है। तो एक तो लो लेवल डिस्टर्बेंस, इसके अलावा टेंपरेचर कंट्रास्ट बिटवीन एयर मासेस के बीच में कंट्रास्ट होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको बोला कि आईटीसीजेड के पास में साइक्लोनिक कंडीशंस का बनना सबसे ज्यादा ऑकरेंस देता है। क्यों? क्योंकि देखो ट्रॉपिकल ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में ही टेंपरेचर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं नॉर्दर्न और सदर्न जोन के, तो इन सबके बेसिस पर हम इस चीज को डिसाइड कर सकते हैं। फिर देखो क्या होता है कि कन्वर्जेंस जिस हिसाब से यहाँ पर हो रहे हैं अलग अलग टेंपरेचर्स के, तो हो सकता है कि एक इनस्टेबिलिटी वाले कंडीशंस को डेवलप करें वो लोग, और इसकी वजह से कुछ वायलेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें वायलेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन बनाना है तो मुझे बताओ कि दो टेंपरेचर जहाँ पर ये मीट होता है आईटीसीजेड जहाँ पर बन रहा है वो सबसे स्ट्रॉन्ग हो, मतलब कि जो भी विंड सिस्टम है जो वहाँ तक आ रहे हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हो, प्लस यहाँ पर जो हीटिंग एलिमेंट है वो भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो, डिसिपेशन थोड़ी कम हो, और इन सब बेसिस पर हम टेंपरेचर कंट्रास्ट को डील कर सकते हैं कि हमको कितना टेंपरेचर चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा तो ज़्यादा ही चाहिए। नेक्स्ट फैक्टर है विंड शीयर का। विंड शीयर का क्या मतलब होता है कि अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम इस पूरे साइक्लोन को डिवाइड करते हैं तो ये जो अलग अलग हाइट पर अलग अलग विंड स्पीड आ रही है, ये डिफरेंस इन विंड स्पीड ऑन डिफरेंट हाइट, इसी को हम लोग बोलते हैं विंड शीयर। अब क्या होता है कि ये जितना ज्यादा यूनिफॉर्म रहेगा ना साइक्लोनिक कंडीशन के लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। तो इसके बेसिस पर आप देखोगे कि जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन पे ऐसे विंड शीयर काफी कम देखने को मिलते हैं, यहाँ पर वीक वर्टिकल विंड शीयर होते हैं, इसीलिए ट्रॉपिकल लेवल पर हमको ऐसे साइक्लोनिक कंडीशन देखने को मिलते हैं। इसका जस्ट इन टर्न अगर टेम्परेट रीजन में जाते हैं तो वहां पर विंड शीयर जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर, और ये ज्यादा वेस्टर्लीज की वजह से होता है, और इसीलिए यहाँ पर साइक्लोनिक फॉर्मेशन नहीं होता है, यहाँ पर साइक्लोनिक फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ रीजन है। अगला फैक्टर है अपर ट्रोपोस्फेरिक डाइवर्जेंस। हमने यही इसी फोटो की बात की थी कि भाई अगर जहां पर लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो रहा है और यहाँ पर सब आके भिड़ रहे हैं तो ऊपर से डाइवर्जेंस सिस्टम चाहिए होगा, जिसके बेसिस पर ये डाइवर्ज होकर चीजें डिसिपेट हो, नया फ्रेश एयर इसके नीचे आए और ये भी ऊपर की तरफ बढ़ते रहे। तो इस तरीके से जब ये निकलते रहेंगे और ये सब्सटेंस भी होगा ना यहाँ पर, तो इन सब बेसिस पर एक ये कन्वेक्शन करंट डेवलप होता है, और ये कन्वेक्शन करंट बनना अपने आप में बहुत जरूरी होता है, और इसके लिए अपर ट्रोपोस्फेरिक डाइवर्जेंस होना बहुत जरूरी है। तो डाइवर्जेंस ऊपर डायरेक्शन में हो तो उतना ही बेहतर है। फिर ये इसको मैंने 3D स्ट्रक्चर में एक बार बताने की कोशिश की है, आप इसको भी देख लेना। फिर ह्यूमिडिटी फैक्टर। ह्यूमिडिटी फैक्टर का अंदर है कि भाई अगर ओशन सरफेस पर बनेंगे तो ऑब्वियसली बात है ह्यूमिडिटी में तो कोई कमी नहीं आएगी, ये लगभग 50 से 60% तक की ह्यूमिडिटी यहाँ पर होनी चाहिए मिड ट्रोपोस्फेरिक रीजन में। और अगर नीचे वाले रीजन में बात करें ग्राउंड सरफेस पर, ओशन सरफेस के जस्ट ऊपर, तो वहां पर हम देखते हैं कि कम से कम 90% से ज्यादा ह्यूमिडिटी वहां पर हो, ठीक है। तो इन सब बेसिस पर आप 90% से ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी या फिर ऊपर मिड ट्रोपोस्फेरिक रीजन में 50 से 60% तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऐसे होनी चाहिए। अगर ऐसे होंगे ना तभी जाके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, और एक बार क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया तो आप खुद ही समझते हो कि यहाँ पर काफी खतरनाक बारिश होगी। और ये हमेशा आप देखोगे कि इक्वेटोरियल डोलड्रम्स पे मिलते हैं। क्यों मिलते हैं इक्वेटोरियल डोलड्रम्स पे? क्योंकि ये इक्वेटोरियल डोलड्रम्स और वो भी स्पेशली वेस्टर्न मार्जिन, क्योंकि यही एक जगह है जहाँ पर ओशन सरफेस हीट होता है और लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है, और जो भी इनको जरूरत होती है जैसे कि मॉइस्चर चाहिए तो भी मिलेगा, कैरिंग कैपेसिटी चाहिए डोलड्रम्स के पास में वो भी मिलेगा, अगर ट्रेड विंड का रिलेशन चाहिए तो वो भी मिलेगा, मतलब सब कुछ आपको यहाँ इक्वेटोरियल डोलड्रम्स में मिल जाएंगे। डोलड्रम जिनको भूल गए उनको मैं बताता हूँ कि एक काम प्लेस था डोलड्रम, और यहाँ पर हमने देखा था कि इक्वेटर के आसपास वाले रीजन पर ये डोलड्रम बनता है, ठीक है।
तो ये एरिया ऑफ काम एंड सूद क्लाइमेटिक कंडीशन को डोल्टन बोलते हैं। कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। जितना भी तक हमने पढ़ा है क्या कंडीशन जरूरी नहीं है। तो लार्ज सरफेस सी सरफेस टेंपरेचर ये जरूरी है, प्रेशर ऑफ कोरियोलिस फोर्स ये भी जरूरी है, प्री एक्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया लो प्रेशर चाहिए बिल्कुल जरूरी है, अपर कन्वर्जेंस एबव सी लेवल सिस्टम अपर कन्वर्जेंस नहीं अभी क्या पढ़ा हमने, अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका गलत है और डी ही हमारा सही आंसर है। अब इसके बाद देखो एक आता है फुजीवारा इफेक्ट। फुजीवारा इफेक्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इफेक्ट है। इसमें क्या होता है कि बहुत बार किसी लोगों के मन में आता है कि भाई ये तो एक साइक्लोन है, दो साइक्लोन अगर आपस में एक साथ बन गए तो उनका अलग अलग डिवास्टेशन होता है या फिर वो एक साथ ही आ जाते हैं। तो उन्होंने बताया फुजीवारा ने कि वो ऐसा है कि जब भी दो या दो से ज्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपस में बनते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो अगर कोई एक बड़ा कोई छोटा है तो छोटा वाला सबस्यूम हो जाता है बड़े वाले के अंदर। इसके बाद धीरे धीरे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बड़े होते जाते हैं। ठीक है, तो इन सब केसेस पर फुजीवारा इफेक्ट एक वीडियो देख लेते हैं तो चीजें बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर देखो इसमें बेसिकली हमने देखा कि कुछ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं और ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स लगभग कितने दूर ट्रैवल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन ये फिक्स पैटर्न होगा दो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का। ठीक है, और इसी तरीके से बहुत बार ऐसा होगा कि ये दोनों आपस में मर्ज भी हो जाएंगे। तो बहुत सारे कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें देखो ये छोटा 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 आया और ये उसमें मर्ज हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखोगे कि क्या हो रहा है कि यूजुअली एक विल्मा था, इधर नीचे अल्फा आया और ये दोनों मर्ज हो गए। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि बहुत सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। इवन दो ही नहीं बल्कि ये भी देखने को मिला कि हम्बर्टो हरिकेन के पास जो एक आइरिस करके साइक्लोन था, जेरी आइरिस हम्बर्टो केरन लुइस या फिर हम्बर्टो आइरिस, देखो कैसे एक दूसरे को इंगल्फ करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इन सब बेसिस पर हम देखते हैं कि अलग अलग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे डेवलप हुए, क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं उनके डेवलपमेंट के लिए और ये कैसे एक दूसरे से सबस्यूम होकर क्या इफेक्ट बताते हैं। क्या नाम बताया था, फुजीवारा इफेक्ट। ठीक है, वेरी गुड, फुजीवारा इफेक्ट इसी को बोलते हैं। बात करते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में इनका ओरिजिन कैसे होता है, कैसे डेवलप होते हैं। तो इनके बेसिस पर देखो सबसे प्रैक्टिकल कंडीशन जो हमने देखा कि एक तो भी लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होना चाहिए जो कि अपने आप में तब डेवलप होगा जब इनका टेंपरेचर काफी कम होगा। तो जो थर्मल ओरिजिन है इनका, थर्मल ओरिजिन ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है। इसके अलावा देखो ये थर्मल ओरिजिन बनने के लिए सबसे फेवरेबल मंथ होता है अगस्त से लेकर मिड नवंबर तक। इसके अलावा देखोगे कि यहाँ पर कुछ लोकल कन्वेंशनल करंट्स भी होते हैं। ठीक है, जो कि सर्कुलर मोशन में स्टार्ट हो जाते हैं चलना और ये सर्कुलर मोशन किससे आता है, कोरियोलिस फोर्स आता है। तो ये सब चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं और हमने ये भी देखा था कि किस हिसाब से ये एक बार डेवलप हो जाते हैं तो साइक्लोन्स अपने वीक स्पॉट की तरफ, मतलब कि वीक स्पॉट क्या क्या हो सकता है, या तो ये किसी कोल्ड वाटर की साइड में चले जाए, ठीक है, या तो ये किसी लैंड सर्फेस पर चले जाए, ठीक, या फिर ऐसी ऐसी जगह पर जहां पर इनको या तो मॉइस्चर से कट ऑफ हो जाए कि इनको मॉइस्चर जो मिल रहा था वो मिलना बंद हो जाए, या तो दूसरी जगह जो इनका वार्म टेंपरेचर यानी कि थर्मल ओरिजिन था ये थर्मल ओरिजिन डिस्टर्ब हो जाए। इन दोनों ही जगहों पर जहां पर ये पहुंचेंगे तो ये डिसिपेट हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा एक साइकिल चलता है इनका कि ये पैदा होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और तेजी से बढ़ते हैं और जब भी लैंड सर्फेस पर आते हैं तो ये खत्म हो जाते हैं, डिसिपेट हो जाते हैं, या फिर कूलर ओशनिक सर्फेस पर भी अगर ये पहुंचते हैं तो भी खत्म हो जाते हैं। तो इनके ओरिजिन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले फेवरेबल कंडीशन हमने ये बताया कि एक तो थर्मल इनका कंडीशन जो है वो फुलफिल होना चाहिए। इसके अलावा देखो क्या होता है कि मल्टीपल थंडर स्टॉर्म्स का कंडीशन होता है। क्या होता है कि जब ओशन सर्फेस की हम बात करते हैं तो ओशन सर्फेस में छोटे छोटे जगहों पर अपने अपने लेवल पर छोटे छोटे ऐसे ही थंडर स्टॉर्म वाले फैक्टर्स चलते रहते हैं। मतलब ये लोअर लेवल वाली चीजें हैं कि जब ये आपस में swirl करते रहते हैं छोटे छोटे ही, ये भी साइक्लोन्स नहीं बने, ये बस अभी थंडर स्टॉर्म के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। इन्हीं थंडर स्टॉर्म को जब हम एक साथ मर्ज कर देते हैं तो ये मर्जिंग से क्या बनता है, एक बहुत ही खतरनाक लो प्रेशर सिस्टम बनता है। और जब ये खतरनाक लो प्रेशर सिस्टम बनता है तो ये अपने आप में एक फेवरेबल कंडीशन बनाता है जहां पर विंड काफी लाइट होता है और काफी गर्म होता है और इसके चलते साइक्लोनिक कंडीशन का एक फेवरेबल कंडीशन मीट होता है। ठीक है, तो इससे इनकी शुरुआत होती है कि छोटे छोटे थंडर स्टॉर्म्स आपस में मिलते हैं इकट्ठे और वहां से शुरू होती है साइक्लोनिक या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का जर्नी। शुरुआती स्टेज में देखा गया कि देखो ये थंडर स्टॉर्म्स जो भी होते हैं ये ऊपर की तरफ लिफ्ट होते हैं, अपलिफ्ट करते हैं क्योंकि लोअर प्रेशर का जमाना है और यहाँ पर लोअर प्रेशर के जमाने में ये ऊपर की तरफ जाएंगे और जब भी ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर नीचे इनका कुछ ब्लैंक स्पेस क्रिएट होगा। इस ब्लैंक स्पेस को फिल करने के लिए और भी इधर उधर से लोग आएंगे, लोग मतलब कि वाटर और ये सारी चीजें विंड के साथ आनी स्टार्ट होंगी, मॉइस्चर खूब ज्यादा और मिलेगा, ये भी ऊपर होंगे। अब ये खुद देखो कि जब भी ये ऊपर जाएंगे तो क्या होगा कि ये एक्सपैंड होंगे। जैसे ही ये एक्सपैंड होंगे तो आप देखो कि यहाँ पर क्या निकलेगा, इनका निकलेगा लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन क्या मतलब है कि जब भी इन मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे गर्मी फिर से मिल जाएगी एक्सपैंड होने से, जैसे कि हमने देखा था ना कि स्प्रे कैन में से जब हम स्प्रे करते हैं तो ये काफी ठंडा होता है, मतलब कि जो भी अंदर प्रेशराइज फॉर्म में लिक्विड भरा होगा वो आगे बाहर चल के एकदम अचानक से ठंडा हो गया। तो इनके अंदर लैटेंट हीट रहते हैं जो प्रेशराइज करते हैं इनको दिए जाते हैं वो अचानक से एक्सपैंड होते हैं। तो क्या होगा कि इनके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, जब ये एक्सपैंड होंगे तो इनसे हीट निकलेगी, जो भी हीट निकलेगी उन्हीं से हीट से ये फिर से गर्म हो जाते हैं और फिर ये थोड़ा सा वार्म हो गया, वार्म होने की वजह से ये थोड़ा और ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे, फिर से ठंडे हुए, ठंडे होने के साथ फिर और एक्सपैंड हुए और एक्सपैंड होने के साथ फिर से लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन निकला, उससे और गर्म हुए थोड़े से, फिर थोड़ा और ऊपर चले गए। तो ऐसे ऐसे करते करते ये लगभग 10 से 15 किलोमीटर तक की हाइट तक पहुंच जाते हैं। ये जितने ऊपर ऊपर चलते जाते हैं नीचे से आप देखोगे कि इनकी फीडिंग होती जाएगी, ये ऊपर बढ़ रहे हैं, नीचे से नए नए हवाएं मॉइस्चर के साथ गर्म हवाएं नीचे की तरफ से मिलती जा रही है, तो इनको फ्रेश मॉइस्चर मिलता जाएगा, साथ ही साथ जो वार्म एयर है वो भी मिलता जाएगा। तो इसकी वजह से एक फ्यूचर में चल के देखेंगे हम कि कन्वेक्शनल करंट डेवलप हो जाता है। ठीक, ये कन्वेक्शनल करंट इस साइक्लोन को बहुत लंबे समय के लिए ड्राइव कर सकता है। तो ये दूसरा कंडीशन है। ये अभी फिलहाल हमने क्या पढ़ा, अर्ली स्टेज पढ़ा है। देखो यहाँ पर एक और चीज है कि अगर हमने वहां पर हमें पता है कि ओशनिक सर्फेस पर हमारा जो मॉइस्चर का कंटेंट है वो काफी ज्यादा होगा और इसकी वजह से थंडर स्टॉर्म धीरे धीरे और ज्यादा इंटेंसिफाई भी कर सकता है। जितना ज्यादा इंटेंसिफाई करेगा उतना ही तेजी से ये एयर को अपने अंदर सक करेगा और उतना ही तेजी से यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स लगेगा और उतनी ही तेजी से ये स्वॉल करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या होता है धीरे धीरे ये जो थंडर स्टॉर्म है इनका साइज धीरे धीरे बढ़ने लगता है, इनके चारों तरफ जितनी भी हवाएं होती हैं इनके चपेट में आते आते ये काफी बड़ी हो जाती है और पूरा का पूरा एक बड़ा सा साइक्लोनिक वोर्टेक्स बन जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, वोर्टेक्स, साइक्लोनिक वोर्टेक्स। तो ये जो स्पाइरलिंग होती है ना इसी स्पाइरलिंग को ही हम वोर्टेक्स बोलते हैं। इन सबके जहां पर कोरियोलिस फोर्स लगता रहता है और यहाँ पर ये पूरा बड़ा सा साइक्लोन बन जाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि जो हमने आई की बात की थी, छोटा सा आई जो कि 10 से 15 किलोमीटर का होता है, ये जो आई है यहाँ पर आप देखोगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कारण ये जो एयर है वोर्टेक्स के अंदर में ये तो इस रीजन को बहुत ज्यादा काम कर देता है, बहुत शांत कर देता है। क्यों? क्योंकि देखो इसके पीछे का एक रीजन ये है कि यूजुअली जब हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगाते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या मतलब होता है, कोई भी चीज अगर सेंटर की तरफ डायरेक्टेड हो, ठीक, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इनको अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा चीजों को बाहर फेंकने के लिए लगता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने अगर एक स्ट्रिंग में इसको पकड़ के नचाने की कोशिश की, जब भी आप इस स्ट्रिंग से इस बॉल को छोड़ोगे तो ये अपने टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगी, मतलब कि जो भी पोजीशन रही होगी इस पोजीशन से हमेशा 90 डिग्री पोजीशन पर ये ट्रैवल करते हुए आगे की तरफ निकल जाएगी। तो इसको रोकने के लिए क्या होता है, मतलब कि सेंटर पे हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, साथ ही साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है। ठीक, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने से क्या होता है, ये दोनों बैलेंस होते हैं और सेंटर में जो बिल्कुल सेंटर है हमारा आई रीजन है, यहाँ पर आई रीजन पर हमें देखने को मिलता है कामनेस। साथ ही साथ एक और रीजन है कि जो भी एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर उठते हैं वो इसी आई से नीचे सबटेंड होते हैं और हमने पढ़ा है कि जब भी सबटेंस होगा इनका सबटेंड नीचे की ओर करेंगे तो ये हमेशा एक काम रीजन बनाता है। हमने पढ़ा था ना कि जहां पर भी अपलिफ्टमेंट होती है तो वहां पर आता है इंस्टेबिलिटी और हमने ये पढ़ा था कि जहां पर हवाएं नीचे की तरफ गिरती हैं वहां पर बनती है स्टेबिलिटी वाली कंडीशन। अब देखो इन सबको समझने के लिए एक वीडियो देखते हैं जिसके बेसिस पर ये चीजें थोड़ी और पिक्चराइज भी हो जाएंगी और क्लियर भी हो जाएंगी। देखते हैं।
हम स्टार्ट करते हैं इसको कंडीशन फॉर साइक्लोन से। तो हमने जिस हिसाब से अभी तक पढ़ा है कि गर्म टेम्परेचर चाहिए होगा और यहाँ पर यूजुअली इस गर्म टेम्परेचर के बाद हमको कुछ साइक्लोनिक कंडीशंस में एयर अपलिफ्ट होते हुए दिखते हैं। साथ ही साथ अपलिफ्ट होने के साथ जो अगल बगल जितने भी एयर पार्टिकल्स होंगे लो लेवल के वो भी आना स्टार्ट कर देंगे। अब लो लैटिट्यूड के विंड्स जब इसी डायरेक्शन में आना स्टार्ट करते हैं तो ये थोड़ा और ऊपर बढ़ जाएगा। धीरे धीरे देखते देखते क्या होगा कि यहाँ पर ये एक्सपैंड होता गया और एक्सपैंड होते होते ये बादल का शेप ले लिया। तो यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे क्लाउड्स बन जाते हैं। ये जो छोटे छोटे करंट्स है ना ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ राइज कर रहे हैं। ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन इनका होता है ये बीच बीच में गैप्स क्रिएट करता है। तो आप ब्लू रेस को नीचे तरफ देखते हुए समझ रहे हो, ये जो एक यहाँ से जल के यहाँ नीचे गिर जाना, यहाँ से ऊपर चल के यहाँ नीचे गिर जाना, इससे क्या होता है कि जब हमने प्रॉपर स्पेस दे दिया और इसको कोरियोलिस इफेक्ट के साथ मर्ज भी कर दिया तो क्या होता है सिस्टम थोड़ा खतरनाक हो जाता है, कुछ ऐसा टाइप का। ये होता है फुल्ली डेवलप्ड साइक्लोन। इस बेसिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे सरफेस होंगे, बीच में ये आई ऑफ द स्टॉर्म है। आई ऑफ द स्टॉर्म में जो ये ऊपर से नीचे की तरफ एक एरो आता हुआ दिख रहा है वो यहाँ से जो भी एक बड़ा क्लाउड है जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है, ये जो बना है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, इसके ऊपर जो कि हम अभी देख रहे थे जब सैटेलाइट के व्यू से तो भी हम देख रहे थे इसका आई बहुत अच्छे तरीके से विजिबल था। अब हम साइड व्यू से इसको देख रहे हैं तो हमें पता चल पा रहा है कि यहाँ पर सॉल्व करते हुए इसके चारों तरफ जाता होगा और फिर ये उधर से बाहर निकल जाता है, डिसिपेट हो जाता है, मतलब डिसिपेट इन द सेंस कि डाइवर्ज हो जाता है। तो अपर लेवल पर डाइवर्जेंस जो है वो भी हमने एक सिंगल फैक्टर पढ़ा था जिसके बेसिस पर साइक्लोनिक कंडीशंस में एक रिस्पांसिबल फैक्टर है इसको बनने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर देखोगे ना नीचे के डायरेक्शन में सीधे सीधे सबटेंड होता है इस आई ऑफ द स्टॉर्म। इसीलिए जो आई ऑफ द स्टॉर्म है 10 से 15 किलोमीटर का ये जो एरिया है, अब आप सोचो कि ऐसे किसी जमीन के ऊपर जहां पर ये साइक्लोनिक कंडीशंस पूरा डेवलप हो चुका है लेकिन बीच में जो 15 किलोमीटर का एरिया है उसको कोई भनक नहीं लगेगी कि इसके चारों तरफ क्या चल रहा है। वो अगर ऊपर आकाश में देखने की कोशिश करेगा तो उसको सिंपल पूरे चांद तारे सब दिखेंगे, सूरज होगा तो सूरज भी दिखेगा, मतलब ऊपर बिल्कुल क्लियर कंडीशन होगा, पता ही नहीं चलेगा कि इसके इधर साइड और इधर साइड कितना खतरनाक बारिश हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो आई ऑफ सेंटर होता है, आई होता है इस पूरे साइक्लोन का, वो अपने आप में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के चलते चीजों को काफी काम कर लेता है और इसकी वजह से यहाँ पर जो एक उसको पाथ मिलता है, मतलब कि जब वैकेंट हो गया तो यहाँ से हवाएं सबटेंड करने लगती हैं नीचे की डायरेक्शन, ऊपर जाएंगी नीचे, यहाँ से स्वर्ल होते ऊपर कुछ इधर उधर डिसिपेट हो गए, ऊपर पर डाइवर्ज हो गए और कुछ इससे नीचे आए। और जो यहाँ पर ग्रूविंग्स देख रहे हो ना छोटे छोटे, इन सब वजहों से भी आप देखते हो कि इस वाले डायरेक्शन में तो अप साइड में ये मूव करते हैं और इधर से ये नीचे की तरफ आते हैं, इधर से भी अप साइड मूव करके इधर से नीचे आते हैं। जरूरी नहीं है यही वाला इधर गिरे, हो सकता है इधर वाले के भी कुछ हवाएं इधर गिरे, मतलब जहां से भी उनको एयर स्पेसेस मिलेंगे डाउन जाने के लिए और अप जाने के लिए दोनों ही रीजन्स को ये अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा कि सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो यही है हमारा आई। अब यहाँ पर क्या होता है अगर हम लोग आइसोबार्स की बात करें तो यूजुअल सिचुएशन में देखा जाए ना कि जो नॉर्मल किसी भी ओशन पे आप देखोगे कि नॉर्मल प्रेशर है, हम लोग प्रेशर को मिलीबार्स में मेजर करते हैं। नॉर्मली 1000 मिलीबार्स जो होते हैं वो हमारे नॉर्मल कंडीशन में आते हैं, लेकिन यहाँ पर देखने को मिलता है 950 मिलीबार्स जो कि 1000 से कम है। इवन जो सबसे खतरनाक आज तक मिला हुआ है वो खतरनाक टेम्परेचर मिला हुआ है 887 का। 887 में एक बार काफी पहले, सॉरी 877 मिलीबार्स, 877 में 1958 में टाइफून आया था। अब टाइफून आया तो कहाँ आया होगा, ये देखो ये सब इंडोनेशिया वाले इधर अगल बगल के रीजन्स दिख रहे हैं और यहाँ पर ये लगभग 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये साइक्लोन स्वॉल कर रहा था। तो आप देखो कितनी ट्रेमेंडस स्पीड से ये तो स्वॉल करते हैं और इनका खतरनाक तरीका भी होता है कि ये जो सेंटर है ये कितना ज्यादा लो प्रेशर है इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि इनकी स्पीड कितनी बनेगी। ठीक है, तो इस बात को हमने अच्छे तरीके से समझ लिया, देख भी लिया, विजुअलाइज भी कर लिया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने में कैसा होता है। ठीक है, ओके, अब हम थोड़े और फैक्टर्स की बात करते हैं। ये तो हमने बात की अभी आई की। इसमें क्या है कि देखो ऑल द विंड दैट इज कैरिड अपवर्ड लूजेस इट्स मॉइस्चर, ऑब्वियसली बात है जैसे ऊपर जाएंगे तो अपना मॉइस्चर थोड़े ठंडे हो जाएंगे और साथ ही साथ डेंस हो जाएंगे जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा। प्रेसिपिटेशन के लिए भी बारिशें काफी तेजी से बढ़ेंगी। साथ ही साथ ये जो विंड सिस्टम चल रहा था ये विंड को भी तो नीचे सबटेंड करना पड़ेगा। तो वो जो ग्रूविंग्स हमने देखी ना कि दो जो भी क्लाउड फॉर्मेशन थी उनके बीच बीच में कुछ ग्रूविंग्स थी, तो ये जो ग्रूविंग्स थी इन ग्रूविंग्स में से ये सबटेंड करेंगे नीचे की तरफ। तो इसीलिए क्या होता है ना कि इनको देखो कंटीन्यूअस सप्लाई मिलता रहता है मॉइस्चर का, क्योंकि ये नीचे की तरफ भी तो सबटेंड होते जाते हैं ना, कोई भी इकट्ठा नहीं हो रहा है, ऊपर से डाइवर्ट हो जा रहे हैं और जहां पर भी स्पेस मिल रहा है वो नीचे की तरफ गिर जा रहे हैं। अब आप अच्छा यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि ये जो गिरने का सिचुएशन है ऐसा नहीं है कि ये ओशन पर आके बिल्कुल गिर जाते हैं, ये ऊपर ही ऊपर स्वॉल करते रहते हैं। कन्वेक्शन करंट चलेगा ना तो एटमॉस्फेयर में कन्वेक्शन करंट चलता है, ये ग्राउंड एटमॉस्फेयर से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर पर ही ये नाचना स्टार्ट कर देते हैं पूरे। यहाँ से नीचे आएंगे फिर गर्म होंगे, यहाँ पर नीचे आते हैं जो रेड कलर है गर्म को दर्शा रहा है। क्यों? क्योंकि नीचे आते हैं तो प्रेशर बढ़ता जाता है, प्रेशर बढ़ता जाता है इन सब जगहों पर। जैसे ही प्रेशर काफी ज्यादा होगा वो हीट हो जाते हैं, इसकी वजह से हीट होंगे वापस अंदर खिंच जाएंगे, अंदर खिंचते हैं फिर ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके फिर कंडेंस होंगे, ऐसे चलता रहता है इनका पूरा सीन। तो इस वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स काफी खतरनाक होते हैं और ये है हमारा मैच्योर स्टेज जिसको अभी हम वीडियो में भी देख रहे थे। तो इस मैच्योर स्टेज पर क्या होता है, स्पाइरलिंग विंड क्रिएट मल्टीपल कन्वेक्टिव सेल्स विद सक्सेसिव काम एंड वॉल्यूम रीजंस। तो आप देखोगे कि यहाँ वाले जो रीजन में जो इंसान रहता होगा उसको भी भनक लगेगी कि क्या चल रहा है। जहां जहां ऐसे अपलिफ्टिंग होना स्टार्ट होगा वहीं पर क्लाइमेटिक इंस्टेबिलिटी आएगी, खतरनाक रेन होगा, रेन के पूरे ऐसे बैंड से फॉर्म में देखने को मिलेगा। देखो छोटे छोटे क्यूमुलस क्लाउड्स भी बनेंगे, फिर कहीं कहीं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स भी बनेंगे, कहीं कहीं आपको स्ट्रैटोक्यूमुलस देखने को मिलेगा, कहीं कहीं सीरस क्लाउड, सीरस स्ट्रेटस, सारे बादल एक साथ देखते हुए आपको मिलेंगे और ये जो एनुअल शेप है इसका, ये एनुअल शेप भी काफी क्लियरली आपके सामने विजिबल होगा। ठीक है, अब यही कि जब ऊपर पहुंच गया मॉइस्चर भी लूज कर दिया, कंडेंस हो गया, तो धीरे धीरे ये सबसाइड करने लगता है। यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन होता है, हमने देखा कि क्लाउड अलग अलग टाइप के होते हैं, क्यूमुलोनिम्बस, निम्बो स्ट्रेटस, क्यूमुलस क्लाउड, इन सब जगहों पर अलग अलग टाइप के क्लाउड बनते हैं। इवन जो सबसे ऊपर का रीजन होता है वहां पर सीरस क्लाउड्स बनते हैं और सीरस क्लाउड्स चूंकि काफी ऊपर बनते हैं यहाँ पर इनका टेम्परेचर काफी हद तक गिर जाता है। यहाँ पर हम लोग को हेक्सागोनल आइस क्रिस्टल्स भी दिखेंगे और कुछ सूखी हवाएं जो कि सेंट्रली डेंस ओवरकास्ट डिसेंट होंगी नीचे की तरफ, और ये हमारे आई रीजन में नीचे की तरफ ड्राई एयर नीचे आएंगी जिसकी वजह से फिर से ओशन सर्फेस से ये वाटर मॉइस्चर को लेके फिर ऊपर जाएंगी। स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन में बेसिकली 3 है, एक आई है, एक आई वॉल है, एक स्पाइरल बैंड है। इन तीनों के बारे में हमने हालांकि बिल्कुल शुरुआत में पढ़ा था, लेकिन अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ कुछ ऐसा दिखता है और ट्रॉपिकल साइक्लोन जब भी ऐसा आएगा तो अगर आप कोशिश करना ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे, लेकिन जो हमने वीडियो वाला देखा था वो स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको बनाना है अपने आंसर में। इसके अलावा देखो ये आई है, आई का क्या है कि एक सर्कुलर छोटा एरिया होता है और यहाँ पर विंड सिस्टम काफी शांत होता है, बहुत ही फेयर वेदर कंडीशन होगा, आपको देखने से लगेगा नहीं कि कुछ भी इसके चारों तरफ साइक्लोनिक कंडीशन डेवलप है। यहाँ पर कोई बारिश नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर हवाएं नीचे की तरफ आती हैं, आपको आराम से ब्लू स्काई स्टार सब दिखेंगे। अब देखो होता यूं है कि जो आई वाला सरफेस है ना, आई का जो छोटा सा ये एक रीजन है ये सबसे लोवेस्ट सरफेस प्रेशर पर होगा, ऑब्वियसली बात है सबसे लोवेस्ट सरफेस प्रेशर इसका होगा और जिसका बिल्कुल टॉप पोजीशन है, मतलब कि जो हम ऊपर बादल देख रहे थे और नीचे यहाँ पर स्वर्लिंग देख रहे थे, यहाँ से चीजें डाइवर्ज हो रही थी, तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, लगभग ये 10 डिग्री वार्मर होगा बाकी के एल्टीट्यूड से, मतलब 12 किलोमीटर की हाइट पर अगर हम बात करें तो ये 10 डिग्री सेल्सियस तक वार्मर होगा अपनी नीचे वाले सरफेस। तो ये कुछ आई के कैरेक्टरिस्टिक्स है। इनका लेंथ जो है जहाँ पर 8 किलोमीटर से 200 किलोमीटर लिखा हुआ है, मैं एक बार इसको चेक करता हूँ, मैंने अभी तक तो 10 से 15 किलोमीटर ही पढ़ा था, हो सकता है कि ये इतने भी होंगे, तो मैं एक बार चेक करके नेक्स्ट लेक्चर में इसको क्लियर करता हूँ कि क्या 200 किलोमीटर क्रॉस तक भी ये आई का फॉर्मेशन होता है, अगर नहीं होगा तो मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेक्ट करा दूंगा, आप लोग इसको अपने पीपीटी में करेक्ट कर लेना। ठीक है, नॉर्मली आई का जो मुझे पता है वो है लगभग 10 से 15 किलोमीटर तक के रेंज में, देखते हैं 200 किलोमीटर होता है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको क्लियर कर दूंगा। ओके, अगला आता है आई वॉल। आई जो है सेंटर में था, आई को सराउंड करने के लिए आता है आई वॉल। तो ये जो आई वॉल होता है आप देखोगे कि यहाँ पर सबसे ज्यादा स्पीड होती है, मतलब पूरे साइक्लोन में जो भी स्वर्ल करते हैं ना, तो स्वर्लिंग में जो अगर टॉप से आप देखोगे सैटेलाइट व्यू से अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा स्पीड आई वॉल के अंदर ही होगी।
इसके बेसिस पर देखो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट सरफेस विंड जो ऊपर का विंड होता है वो भी सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन में कहां देखने को मिलेगा, आई वॉल पर देखने को मिलेगा। और इवन सबसे ज्यादा फास्टेस्ट विंड जो होते हैं वो भी आई वॉल रीजन में ही देखने को मिलते हैं। क्या होता है कि आई जैसे कि हमने थंडरस्टॉर्म वाले जो चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने अप ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट देखा था, याद है क्या आपको? तो कुछ ऐसा ही होता है कि जो आई वॉल वाला रीजन होता है ना, यहाँ पर होता है अप ड्राफ्ट, मतलब कि जो भी स्वर्लिंग सिचुएशन में चीजें ऊपर की तरफ उठती हैं और ऊपर उठ के या तो डाइवर्ट होती हैं या तो आई जो इसके बीच में होता है आई से डाउन ड्राफ्ट आती है, ठीक। तो यहाँ से नेट आउट ड्राफ्ट ही होता है, मतलब अपवर्ड ड्राफ्ट ही होगा इसका। तो इसकी वजह से यहाँ पर सबसे खतरनाक क्लाइमेटिक कंडीशन बनता है, काफी ज्यादा बारिश होती है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का जो सबसे बड़ा कहर है वो आई वॉल रीजन में ही डेवलप होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात ये है कि जो भी आई होता है ना, आई जो है अपने आप में एक कंप्रेशनल वार्मिंग देता है। कंप्रेशनल वार्मिंग होता क्या है, मतलब ये इसका है कि जब आई की बात कर रहे थे तो ये आई में नीचे की तरफ जाते जाते कंप्रेशनल या फिर एडियाबैटिक वार्मिंग होती है, जिससे हमने पढ़ा कि ये जो ऊपर का टेंपरेचर है ये लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक का गर्म हो चुका है। अब इसकी वजह से क्या होता है, देखो यूजुअली हमने टेंपरेचर इन्वर्जन एक चैप्टर पढ़ा था, याद होगा आपको। टेंपरेचर इन्वर्जन में क्या होता था कि ऊपर चलते चलते टेंपरेचर गर्म हो जाता था, तो यहाँ पर कुछ वैसा कंडीशन है। और हमने ये भी देखा था कि जब भी टेंपरेचर इन्वर्जन होता है तो नीचे के ग्राउंड से और ऊपर के ग्राउंड में कट ऑफ बनने को मिल जाता है, नीचे से चीजें ऊपर नहीं चल पाती, जो भी धुआं चिमनी का निकलता है वो यहीं पर एक्युमुलेट होने लगता है। साथ ही साथ ऊपर वाले एटमॉस्फेयर में यही होगा कि जो भी नीचे की तरफ सबटेंड कर रहा होगा चीज वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए देखोगे कि क्या होगा कि जो भी चीज है यहाँ से मान लो 12 किलोमीटर ऊपर की हाइट पर ये जो आई वॉल है, आई वॉल जो है आई वॉल से चीजें अपड्राफ्ट होकर आई और अपड्राफ्ट होकर यहाँ पर डाउन ड्राफ्ट हो रही थी। लेकिन चूंकि यहाँ पर इन्वर्जन है तो इन्वर्जन में ये पूरा पूरा ओशन सरफेस टच नहीं कर पाएंगी, ऊपर से इनको बेंड होना पड़ेगा, वापस ये आई वॉल की तरफ जाएंगी और यहाँ से ये स्वरलिंग भी चलती रहती है हाफ लेयर पर, ठीक है। तो एक ये भी फीचर है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मतलब इंस्टेड ऑफ गेटिंग कंप्लीटली डाउन टू द ओशनिक सरफेस वो क्या करते हैं कि ओशन सरफेस से 1 से 3 किलोमीटर तक ऊंचाई पर ही वो रहकर फिर से आई वॉल से मिलकर ऊपर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए साइक्लोनिक कंडीशन और देर तक प्रिवेल रहता है। देखो यहाँ पर एक ओरिजिनल पिक्चर में चीजों को दिखाया गया सैटेलाइट व्यू में, यहाँ पर आई है, इसके चारों तरफ जो है आई वॉल है, इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, यहाँ पर टर्बुलेंस भी सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, आप देख सकते हो कि इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। धीरे धीरे आप देखोगे क्योंकि बादल तो वही है लेकिन यहाँ पर थोड़े थोड़े आपको डिप्रेशन देखने को मिल रहे हैं, एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला डिप्रेशन आपको देखने को मिल रहा होगा। ये सब रीजन ऑफ डिप्रेशन है कि यहाँ से नीचे की तरफ जाती होंगी चीजें, मतलब कि डाउन ड्राफ्ट होता होगा यहाँ पर भी। तो इन सब जगहों से आप इसको थोड़ा सा देख सकते हो कि कैसे चीजें डेवलप होती हैं। स्पाइरल बैंड जो सबसे आउटर रीजन मतलब आई वॉल को भी सराउंड करने वाला जो स्पाइरल बैंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं ये वाला जो है, ठीक है, जो चक्री जैसा लगा जो नाच रहा है पूरा तेजी से। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का दूसरा फीचर है जो कि बेसिकली आई वॉल के चारों तरफ बनता है। कन्वेक्शन जो है यहाँ पर होते हैं, कन्वेक्शन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं यहाँ पर, और ये बेसिकली थोड़े पतले पतले से होते हैं क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे मोटा तो आई वॉल वाला ही होगा सेक्शन, उसके बाद पतले पतले से बैंड्स बनते हैं। अभी हमने वीडियो में देखा कि ये पतले पतले बैंड्स बनेंगे, तो ये पतले पतले बैंड्स ही ऊपर की तरफ ये भी स्पाइरल शेप में और प्लस इस डायरेक्शन में कोरिलेट फोर्स से लगते हुए भी मतलब हॉरिजॉन्टल स्पाइरल भी करते हुए ऊपर जा रहे हैं और फिर ऊपर से सब्सटेंस भी हो रहा है नीचे की तरफ। तो ये जो स्पाइरल करते हैं ना इसीलिए इनको नाम दे दिया गया स्पाइरल बैंड्स का। तो स्पाइरल बैंड्स जो है इनका बेसिक टास्क तो यही होता है कि ये किसी न किसी तरीके से ट्रॉपिकल साइक्लोन के सेंटर तक पहुंचे, लेकिन क्योंकि ऐसा हो नहीं पाता है तो ये अपनी ही पोजीशन पर तेजी से रोटेट करते हुए ऊपर की तरफ जाकर डिसिपेट होते हैं या तो फिर डाउन ड्राफ्ट से नीचे आते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप एक और बात देख सकते हो कि इन्हीं बैंड्स के आसपास वाले रीजन में क्या होगा कि लो लेवल कन्वर्जेंस देखने को मिलता है और लो लेवल कन्वर्जेंस इन सारे बैंड्स में सबसे ज्यादा होगा। इसकी वजह से मतलब जो भी चीजें लो लेवल कन्वर्जेंस का मतलब है कि जो भी ओशन सरफेस से हवाएं इनके अंदर घुस के ऊपर उठने की कोशिश करती थी ना, ये सबसे ज्यादा होगा। और इसीलिए आप देखोगे कि इन सबके स्पाइरल बैंड्स के चारों तरफ ही जो डाइवर्जेंस होता है ना ऊपर, वो डाइवर्जेंस सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर आप इस फोटो में देखो, अगर देखता हूं मैं देखने की कोशिश करते हैं, देखो डाइवर्जेंस जो है वो कुछ इस फॉर्म में दिख रहा है, ये देखो एक डाइवर्जेंस दिखा, ये डाइवर्जेंस ये डाइवर्जेंस ये सारे ये सब क्या है, ये सब डाइवर्जेंस है, ये भी डाइवर्जेंस है। तो ये डाइवर्जेंस कहां देखने को मिल रहा है, ये डाइवर्जेंस हमको स्पाइरल बॉन्ड्स में देखने को मिल रहा है। स्पाइरल बैंड्स जो है वो हमारे सबसे ज्यादा अपर लेवल पर डाइवर्जेंस दिखाएंगे और सबसे ज्यादा लोअर लेवल पर कन्वर्जेंस दिखाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। अगर हम इस तरीके से वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन को ब्रेक करें, अभी तो हमने ऊपर सैटेलाइट व्यू में देखा तो सबसे सेंटर पर आई, उसके तरफ आई वॉल और उसके तरफ स्पाइरल बैंड्स, लेकिन अगर हम इसको ऐसे उठा दें और ये साइड व्यू देखने की कोशिश करें तो साइड व्यू में कैसे हम इसको देख सकते हैं, जैसे कि हम वीडियो में देखते हैं साइड व्यू, उसमें क्या होता है कि लोएस्ट लेयर होता है जो कि लगभग 3 किलोमीटर तक का होता है। ये 3 किलोमीटर तक के लेयर को हम लोग बोलते हैं इनफ्लो लेयर, क्योंकि यहाँ पर हवाएं कन्वर्ज करती रहती हैं, यहाँ पर हवाएं आती रहती हैं, इनफ्लो होता है। जो मिडिल लेयर है 3 से 7 किलोमीटर का, वो होता है मेन साइक्लोनिक स्टॉर्म, जहाँ पर पूरे साइक्लोनिक स्टॉर्म्स प्ले मतलब वहाँ पर अपना रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा एक सबसे ऊपर का होता है आउटफ्लो एयर, जहाँ पर चीजें डाइवर्ज करती रहती हैं। जो मैक्सिमम आउटफ्लो है साइक्लोनिक कंडीशंस में, जो मैक्सिमम आउटफ्लो है, मैक्सिमम डाइवर्जेंस है, वो लगभग 12 किलोमीटर की हाइट पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर कभी-कभी मूवमेंट जो है वो एंटी साइक्लोनिक नेचर की भी हो जाती है। कैसे, आप इस वीडियो में जब आपने देखा होगा तो पता नहीं मुझे आपने ध्यान दिया कि नहीं, लेकिन आप जरा इस बात को एक बार फिर से ध्यान देते हुए देखना कि जब भी चीजें डाइवर्ज होंगी तो आप देखो यहाँ पर ये कौन सी डायरेक्शन आ रही थी, ये आ रही थी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेकिन इधर आते ही ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ गई, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से वीडियो के फॉर्म में दिखाता हूं तो शायद आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर देखना कि चीजें डाइवर्ज होकर फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गई, ठीक है। सॉरी एंटी क्लॉकवाइज चल रही थी, यहाँ क्लॉकवाइज मतलब एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बन गया। आप इस फोटो में देख सकते हो यहाँ पर ये एंटी साइक्लोनिक चल रहे थे, ठीक, मतलब सॉरी एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे और एंटी क्लॉकवाइज के चलते ये इधर बाहर निकलने के बाद ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गए, ठीक है। तो ये हमेशा चेंज होता है, साइक्लोनिक कंडीशन से एंटी साइक्लोनिक कंडीशन पे बनते हैं। तो ये भी आप पेक्यूलियर फीचर के फॉर्म में इस चीज को लिख सकते हो कि जो अपर लेयर होता है वो अपर लेयर में हमें एंटी साइक्लोनिक नेचर देखने को मिलता है और जो बिल्कुल नीचे से लेकर बाकी पोर्शंस होते हैं वहां पर देखने को साइक्लोनिक कंडीशन देखने को मिलते हैं। कैटेगरीज क्या होती है, देखो क्या होता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इन कैटेगरीज को डिवाइड किया हुआ है इन बेसिस पर कि कितना डैमेज होता है। अगर डैमेज सबसे मिनिमल है तो ये कैटेगरी 1 के अंदर में आएगा, अगर मॉडरेट डैमेज होता है तो कैटेगरी 2 में, काफी ज्यादा डैमेज हुआ एक्सटेंसिव डैमेज तो कैटेगरी 3 में, एकदम खतरनाक एक्सट्रीम डैमेज हुआ तो ये कैटेगरी 4 में, और कैटास्ट्रोफिक इवेंट कुछ भी बचा नहीं, सब उथल पुथल हो गया, सिंपल सादी जमीन बची है केवल, सब कुछ तहस नहस हो गया, उसको बोलते हैं कैटेगरी 5 का साइक्लोन। और इनके कैटेगरी में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इनका विंड स्पीड। तो नॉर्मली क्या होता है कि विंड स्पीड अगर 119 से 153 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, या फिर यहाँ पर का मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, शायद यहाँ पर नॉट्स पर आ रही है क्योंकि किलोमीटर में केएम पर आवर होते हैं, तो ये नॉट्स पर आवर हो सकते हैं कि 119 से 153 नॉट्स पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं। हालांकि ये चीज आपको याद करने की चीज नहीं है, आप सिंपल के लिए समझ सकते हो कि इंडियन गवर्नमेंट ने अलग अलग कैटेगराइज कर रखा है इसके बेसिस पर कि डैमेज कितना हो रहा है, ठीक है, और इनकी विंड स्पीड कितनी है, क्या रेंज है इनकी स्पीड की, वो आपको पता करने की जरूरत नहीं है। देखो कैटेगरी 1 में क्या है कि लगभग अच्छा किलोमीटर पर आ रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है अलग से। रफली अगर आपको याद करना है तो आप 30 के डिफरेंस में याद कर सकते हो कि 120 से 150 1 में होगा, 150 से 180 2 में होगा, 180 से 210 3 में, 210 से यहाँ 40 का डिफरेंस आ गया 4 में, और 250 से ऊपर 5 में। तो इसको लो प्रेशर, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, साइक्लोनिक स्टॉर्म, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, वेरी सीवियर साइक्लोन, सुपर साइक्लोन, इन सब बेसिस पर भी विंड स्पीड के बेसिस पर डिफाइन किया जाता है और यहाँ पर डैमेज कैपेसिटी के बेसिस पर डिफाइन किया जाता है। तो कैटेगरी जो है वो तो डैमेज के बेसिस पर ही होते हैं। इनके अलावा ये कुछ और नाम होंगे जिनको आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, वरना इनको छोड़ सकते हो, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा देखो कुछ नाम होते हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में जब आप जाओगे तो आपको कुछ ये वाली क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगी जो कि अभी हम बात करते हैं, ट्रॉपिकल सीवियर, सुपर सीवियर और एकदम सीवियर, ये वाली। यूएस में ट्रॉपिकल स्टॉर्म और ये हरिकेन के नाम जाने जाती है, अभी हमने देखा था। नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक रीजन मतलब चाइना वाले रीजन में हम क्या देखते हैं, ये टाइफून के नाम जाने लगता है कि लेवल 3 4 5 जैसे ही खतरनाक हुए तो इनको टाइफून बुला देंगे। उसके पहले ट्रॉपिकल स्टॉर्म हुआ करते थे, ट्रॉपिकल स्टॉर्म यहाँ पर भी ट्रॉपिकल डिप्रेशन हुआ करते थे। इंडिया में लगभग बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी में जब भी ऐसा होता है तो हम उनको सीवियर से वेरी सीवियर, सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म ऐसे कुछ डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जिनके बेसिस पर हम लोग साइक्लोन्स के इंटेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं या फिर इसके डिवास्टेशन को डिफाइन कर सकते हैं। अब क्या आता है
क्या अभी तक पढ़ा है अपने नॉर्मल ज्योग्राफी के साइंस को अगर हम उठाएं तो हमें ये पता होगा कि देखो अपने वेस्टर्न सॉरी ईस्टर्न मार्जिन पर ये देखेंगे, लैंड के ईस्टर्न मार्जिन पर देखेंगे या फिर ओशियन के वेस्टर्न मार्जिन पर। अगर ये हमारा ओशियन है तो हमेशा जो भी ट्रॉपिकल रीजन में ईस्टर्ली चलती है ट्रेड विंड्स, तो ये इस डायरेक्शन को लेके जाएंगे तो सारा गर्म पानी इधर इकट्ठा होगा। तो हमेशा जो भी कोस्टल एरिया होगा उस कोस्टल एरिया के ईस्टर्न साइड, मतलब उस कोस्ट के ईस्टर्न साइड या फिर ओशियन का जो वेस्टर्न साइड होगा वहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए आप देखो अगर कैरिबियन रीजन देख रहे हो तो कैरिबियन रीजन का साउथ ईस्ट रीजन या फिर जिसको हम लोग वहां पर हरिकेन्स बोलते हैं, फिर फिलीपींस आइलैंड वगैरह देखोगे जहां पर भी ट्रॉपिकल रीजन में आप कहीं पर भी उनको लोकेट कर सकते हो, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, या फिर साउथ ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट ऑफ मेडागास्कर, मॉरिशस आइलैंड, नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया जहां पर इनको विली विली बुलाया जाता है। तो ये सब कुछ फेवरेबल कंडीशन है, लेकिन आपको ये याद कर लेना है जो भी आपके स्टेट पीसीएस के छोटे एग्जाम्स होते हैं वहां पर ये सारी चीजें बहुत ही डायरेक्टली पूछी जाती हैं। 3-4 बार मैं ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूं और आप यहां पर इस डायग्राम को भी देख लो जिसके बेसिस पर आपको ये सारी चीजें याद हो जाए। यहां पर जो भी है ये क्या है हमारा, ये है हमारा हरिकेन, ठीक। यहां पर जो भी आप देख रहे हो साइक्लोन्स, ये क्या है, हमारे सिंपल साइक्लोन्स ही है, ये सभी साइक्लोन्स। ये क्या है, ये है हमारे लिए टाइफून, क्या है, टाइफून्स। और यहां पर जो है ये सारे हैं हमारे विली विली, ठीक। तो इस बेसिस पर आप साइक्लोन को थोड़ा और कैटेगराइज कर सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देखो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे कॉमन है, एक तो है साइज और शेप का, दूसरा है विंड वेलोसिटी और स्ट्रेंथ का, और तीसरा है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन किस पाथ पे चलते हैं। तो साइज और शेप में बहुत सिंपल सा, मैंने आपको पहले ही बताया कि 2:3 रेशियो में इनका टॉप में अगर व्यू देखेंगे तो इलिप्टिकल शेप के होते हैं। इलिप्टिकल शेप में ये स्वर्ल करते हैं, ये टॉप व्यू है, बीच में आई हमको यहाँ पर दिख रहा है। तो इसका जो भी रेशियो होगा वो ये 2 होगा और ये 3 होगा लगभग लगभग। और ये कॉम्पैक्ट साइज में तो 80 किलोमीटर के नियर अबाउट में भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे करके डेवलप होंगे तो 300 से 1500 किलोमीटर पे भी ये इस बड़े डिस्टेंस में कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो काफी बड़े लेवल पर साइक्लोन्स आते हैं। इसके अलावा विंड वेलोसिटी और स्ट्रेंथ की बात करें तो देखो वेलोसिटी और स्ट्रेंथ इस बात पर डिपेंड करता है कि वहां पर कितना ज्यादा लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हुआ है। इसके अलावा देखो क्या होता है कि विंड की वेलोसिटी जो है वो पोल वार्ड मार्जिन पर ज्यादा होती है। मतलब हमने देखा कि जो एकदम सेंटर है आई जो है वहां पर स्पीड बहुत कम होगी, जो आई वॉल है वहां पर स्पीड काफी ज्यादा होगी। ये जो है ना आई का पोल वार्ड मार्जिन है, इसको हम लोग मोर इन पोल वार्ड मार्जिन बोल रहे हैं, ठीक है। और फिर जैसे ओशन पे जाते जाएंगे थोड़ा सा फिर से लैंड मासेस मिलेगा, लैंड मास मिलने की वजह से क्या होता है इनको माउंटेन्स मिल सकते हैं, घर वर मिल जाएगा, तो इसके डिस्टर्बेंस आते हैं, तो स्पीड वेरिएंस लगते हैं इनके लिए और ये कम हो जाते हैं। विंड वेलोसिटी जो है ये बिल्कुल 0 से लेकर 1200 किलोमीटर पर आवर तक की भी हो सकती है। ये देखो बहुत ही प्रॉबेबल कंडीशन दिखाते हैं, जो कि 250 से ऊपर कंडीशन में देखा ना कि एकदम सबसे सुपर सीवियर कंडीशन होगा। तो देखो 250 के ऊपर 1200 तक भी कभी कभी गई होगी, ये तो एकदम एक्सट्रीम केसेस में दिखा रहे हैं, नॉर्मल हमें एवरेज का पता होना चाहिए। पाथ के बारे में हमने आपको पहले बताया था कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का पाथ जो होता है वो यूजुअली पैराबोलिक पाथ होता है। बताया क्या मैंने, नहीं बताया? अच्छा कोई बात नहीं है, मुझे ऐसा याद है कि मैंने बताया और शायद अभी भी याद आ रहा है कि ये जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ना वो पैराबोलिक शेप में चलते हैं। पैराबोलिक शेप का क्या मतलब है, अगर ये इक्वेटर है और ये 5 डिग्री नॉर्थ से ये बनना स्टार्ट हो तो सबसे पहले किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये जा रहा है हमारा ईस्ट डायरेक्शन में। तो कुछ डिग्री तक में तो ये ईस्ट सॉरी वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। उसके बाद ये अपना नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन मूव करेगा। तो ये लगभग 20 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में आप देखोगे कि ये नॉर्थ वर्ड मूव करता है। फिर उसके बाद आप कुछ देर बाद देखोगे कि ये नॉर्थ मूव करने लगा, ठीक। और आप उसके और ऊपर जाओगे तो देखोगे कि नॉर्थ ईस्ट वर्ड मूव करने लगा। तो ये जो पाथ है आप इसको डिग्रीज के बेसिस पर चेंज कर सकते हो और बता सकते हो कि ये पैराबोलिक पाथ में चलता है। अब देखो इसका एक एक्सेप्शन केस है, जरूरी नहीं कि हर बार यही हो। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इंडिया के केस में यहाँ पर जब हमने अभी बात की थी यहाँ साइक्लोन फानी की जब बात कर रहे थे तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर मैं इंडिया को थोड़ा सा एक बार रफली बनाना चाहूँ तो देखो क्या होता है, और यहाँ पर मान लो ये हमारा श्रीलंका हो गया, ठीक है। तो जो फानी था ना वो यहाँ से ओरिजिनेट हुआ था नीचे कहीं से, वो पहले इस डायरेक्शन में गया, फिर हल्का सा इधर बेंड हुआ, फिर इधर बेंड हुआ और फिर इधर बेंड हुआ और ये चिल्का लेके ऊपर नॉर्थ साइड में आके पूरा ओडिशा वाले रीजन में काफी देर तक बना रहा। तो यहाँ पर साइक्लोनिक कंडीशन डेवलप करता है। तो ये जो पैराबोलिक पाथ हम बता रहे हैं उसको इसने ब्रेक कर दिया, मतलब ये प्रकार का एक्सेप्शनल केस है। तो एक्सेप्शनल केस हमको देखने को जरूर से मिलेंगे। एक नॉर्मल पाथ की बात करते हैं कि ये पैराबोलिक पाथ में ही जाता है। अब देखो जो इसकी स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे थे, वेलोसिटी एंड स्ट्रेंथ के बेसिस पर देखो ये एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस वीडियो में बिल्कुल शुरुआत में देखने को मिला था शायद, आप जरा इस वीडियो पर भी ध्यान देने की कोशिश करो। क्या होगा कि इनके पाथ जो होंगे आप देखना किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये हम्बर्टो ये तो कुछ लिख के बता रहे हैं, ये जब मोशन में आएंगे तब देखना कि ये एक पैराबोलिक पाथ बना रहे हैं। देखो ये इरिस और हम्बर्टो कैसे पैराबोलिक पाथ में ऊपर की डायरेक्शन में चल रहे हैं, या फिर इरिस कैरन को आप देखो, ये देखो किस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है ना। तो इस बेसिस पर हमेशा ये पैराबोलिक पाथ में ही ये लोग ट्रैवल करते हैं। यूजुअली ऐसा ही होता है। कुछ एक्सेप्शनल केस थे जैसे कि फानी, उसको मैंने आपको बताया, और स्ट्रेंथ को भी हमने डिस्कस किया। पाथ देखो कैसे होंगे, अच्छा ये वाला डायग्राम भी आप याद कर सकते हो हरिकेन्स के लिए, साइक्लोन्स और टाइफून्स के लिए। यहाँ पर देखो कुछ वार्निंग देता है गवर्नमेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के आने से पहले या फिर डिटेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर डिटेक्शन जो भी होता है एक किसी भी वेदर कंडीशंस के अनयूजुअल फिनोमेना को डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है आज के टाइम पर। होता यूं है ना कि जो भी हमारा आज का इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है या फिर और भी दूसरे जो भी रीजन है, जो भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये लोग स्टॉर्म को ट्रैक करते रहते हैं। इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि बहुत बड़े लेवल पर इन्होंने वेदर स्टेशन मॉनिटरिंग प्रेशर ये जो होते हैं ना इसका पूरा नेटवर्क बिछा रखा है। जैसे ही कोई भी फॉल आएगा, वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे, ये तुरंत ट्रेस करके ये डेटा तुरंत भेजते रहते हैं। इवन जो आइलैंड्स होते हैं ना, इन आइलैंड्स पर भी स्पेसिफिकली इन सबको अरेंज कर दिया जाता है ताकि वहां की भी कोई भी खतरनाक या फिर कोई भी अनयूजुअल फिनोमेना हो रही हो तो उसको ये लोग पकड़ लेते हैं। क्या होता है कि इनके अंदर रडार सिस्टम लगे होते हैं। रडार सिस्टम क्या करते हैं, विंड स्पीड को डिटेक्ट करते हैं, इनको मॉनिटर करते हैं। इवन क्या होता है बहुत बार हम लोग एयरक्राफ्ट का भी सहारा लेते हैं और इस पे भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लाइक वेदर रडार्स वगैरह लगे होते हैं जो कि इन सिस्टम्स को मॉनिटर करते रहते हैं। केवल इतना ही नहीं बल्कि सबसे सुप्रीम पावर कहां पर है, ऊपर सैटेलाइट के पास। तो सैटेलाइट्स के थ्रू भी हम लोग रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के थ्रू भी उनके रडार से बाकी चीजों से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एक्जैक्टली साइक्लोन किधर को जाएगा, कहां पर डेवलप हुआ है, कहां पे जाके पहुंचेगा, इसका पाथ क्या होगा। ये सब आज के टाइम पर हम बहुत ही इजी तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। साइंस हमारी इतनी एडवांस हो चुकी है। सैटेलाइट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा रेजोल्यूशन वाले रेडियोमीटर्स का यूज करता है जो कि अपने इंफ्रारेड रीजन्स के चलते नाइट व्यू वगैरह में भी देख सकती है, रातों में भी देख सकती है, क्लाउड किधर बन रहा है, इसका इमेज कैसा है, वो स्वर्लिंग राउंड कहीं तो बन रहा है तो वो कौन सा पाथ पे जाएगा। तो ये सब कुछ एडवांस स्टेप्स थे जिनके बेसिस पर हम लोग वार्निंग सिस्टम जारी कर सकते हैं। अब वार्निंग सिस्टम जो भी होगा ये क्या क्या बता सकते हैं, ये बोलेंगे कि भाई इतने टाइम पहले आप लोग पोर्ट्स और हार्बर्स को बंद कर दो, जो भी फिशिंग एक्टिविटीज है उनको सस्पेंड कर दो, पॉपुलेशन को अगर बीच वगैरह रीजन पर जा रहे हैं तो उनको इवैक्यूएट करो, बोलो घर में जाए, होटल में ठहरे, यहाँ पर भी घूमने लायक जगह नहीं है। फिर जो भी ड्रिंकिंग वाटर और फूड है उसको भी एक बार स्टॉक कर लो, अगर हो सकता है कि 4-5 दिन या 1 हफ्ते तक ऐसे कंडीशंस डेवलप रहे तो आप आखिरकार आपके खाने पीने का जुगाड़ होता है। इसके अलावा जो भी सेफ्टी होम्स होते हैं अलग अलग लोगों के लिए, उनके प्रॉपर प्रोटेक्शन और फैसिलिटीज के लिए, तो आप उसको डिटेक्ट करना आज के टाइम पर पॉसिबल हो चुका है। तो 48 घंटे बहुत होते हैं मुझे लगता है, आप आराम से लोगों को गैदर करके चीजों को बता सकते हैं। यहाँ पर देखो साइक्लोन वार्निंग सिस्टम इंडिया में कैसे चलता है। एक तो हमने बताया कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है IMD वो नोडल एजेंसी है और वही रिस्पांसिबल है सभी मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए, उनके फोरकास्टिंग के लिए और उनके सिस्मोलॉजी के लिए। सिस्मोलॉजी मतलब अर्थक्वेक्स वगैरह से जो भी चीजें आती हैं वो सब IMD देखता है। लेकिन साइक्लोन के लिए बेसिकली हमारे बे ऑफ बंगाल रीजन में और अरेबियन सी रीजन में दो अलग अलग सेंटर्स बने हुए हैं। जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है उसको बोलते हैं ACWC एरिया साइक्लोन वार्निंग सेंटर, और जो अरेबियन सी पे है वो है साइक्लोन वार्निंग सेंटर। ये दोनों के दोनों अपने डेटा को नेशनल साइक्लोन वार्निंग सेंटर पर भेजते हैं। यहाँ पर डेटा एनालाइज होता है, ये डेटा IMD में भेजा जाता है और IMD इनको फर्दर अगर कोई भी खतरनाक कंडीशन बनता रहता है तो उसके लिए वो उसको वापस से मॉनिटर करके वेदर फोरकास्टिंग करता है।
कि हाँ ऐसा कुछ सिचुएशन आने वाला है, आप लोग समझ जाओ। ठीक है, साइक्लोन प्रॉन एरिया इंडिया में कौन कौन से हैं? देखो इंडिया में आप जानते होंगे कि बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कि फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक इन सब से वल्नरेबल है। तो उनमें से अगर साइक्लोनिक कंडीशन की केवल बात करें तो साइक्लोनिक कंडीशंस कहाँ पर आएंगे? हमारे ईस्टर्न कोस्ट पर आएंगे, ईस्टर्न कोस्ट पर बन सकते हैं और इवन वेस्टर्न कोस्ट के कुछ रीजन पर भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो जो प्रोमिनेंट रीजन्स हैं, ऐसा 13 से ज्यादा कोस्टल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर साइक्लोन प्रॉन एरिया को हम देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, ये चारों के चारों स्टेट जो कि इधर पे बेस्ड हैं। इनके अलावा यहाँ पर एक पुडुचेरी यूटी भी है उसके लिए, और प्लस गुजरात के ईस्ट कोस्ट पर आपको देखने को मिल सकता है कि वहां पर चीजें थोड़ी सी खतरनाक हो गई हैं और वहां पर साइक्लोन कंडीशन थोड़े ज्यादा एडवर्स हो सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स। सबसे पहला आंसर है कि मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर सर्कुलर इन शेप। ठीक है, ओके, ठीक है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, सर्कुलर शेप का होता है। इसके बाद मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट ऑन अ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द ओशन। मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द ओशन। वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द ओशन से ओरिजिनेट करते हैं, तो ये भी एक सही स्टेटमेंट है। द रिलीज ऑफ लेटेंट हीट हेल्प्स इन रोटेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और हाईएस्ट वेलोसिटी ऑफ विंड इज ऑब्जर्व्ड इन द आई ऑफ द साइक्लोन। अरे आई में कहाँ होता है भाई, आई में तो सबसे काम प्लेस होता है, जहां जहां 4 कंडीशन है उसको क्रॉस कर दो। 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखो आप डाउट कर सकते हो सर्कुलर है कि एलिप्टिकल होना चाहिए था यहाँ पे। अब चूंकि ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है तो आप ऑप्शन के हिसाब से चलो। अगर ऑप्शन में ऐसा होता कि यहाँ पर सर्कुलर देता और एक ऑप्शन होता 2 और 3 भी होता, तो उस केस में आप इसको गलत कर देते। ठीक है, ऐसा कर सकते हो क्योंकि हमें पता है कि ये एलिप्टिकल शेप के होते हैं, सर्कुलर शेप के नहीं होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ओके, अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स विच हिट द फ्लोरिडा कोस्ट आर नोन एज हरिकेन्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ऑब्वियस सी बात है, फ्लोरिडा कोस्ट पे आप, फ्लोरिडा मतलब कौन सा, ये फ्लोरिडा है। ये अगर हम लोग यूएस से बनाते हैं तो ये जो एक नीचे ऐसे निकलता हुआ आता है ना कैरेबियन सी के ऊपर, ये है हमारा फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा कोस्ट पे हिट करने वाले को हरिकेन बोलेंगे क्या? बिल्कुल बोलेंगे। हरिकेन्स कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन इन द एरिया इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। ऑब्वियसली खतरनाक होते हैं। हमने देखा कि नीचे के 3 सबसे सीवियर साइक्लोन्स को हरिकेन बोलते हैं। फिर हरिकेन कंट्रीब्यूट टू द प्रेसिपिटेशन ऑफ द रेस्पेक्टिव एरिया। कंट्रीब्यूट टू द प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश वगैरह कराते हैं क्या? तो बिल्कुल कराते हैं। हरिकेन फ्लश आउट द पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम वाटर बॉडीज। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, हरिकेन्स जो होते हैं ना, पॉल्यूटेंट जितने भी वाटर बॉडीज पे प्रेजेंट होते हैं उनके सरफेस पर ही वो पॉलीथीन वगैरह ये सब तैरते रहते हैं ना, तो इन सबको स्वर्ल करके ले जाते हैं और वापस से जमीन पर पटक देते हैं। तो इसीलिए वाटर बॉडीज से एटलीस्ट वो फ्लश आउट करते हैं पॉल्यूटेंट्स को। तो इस बेसिस पर भी आप चारों स्टेटमेंट को सही करोगे। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर राइटली मैच्ड। ओ, यहाँ पर 3 ही ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन क्रॉप हो गया मुझे लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। मैं बता देता हूँ कौन सा आंसर सही है फिलहाल। देखो, हरिकेन्स कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा बिल्कुल सही, अभी हमने पढ़ा है। इसके अलावा टाइफून्स की बात करें, टाइफून्स ऑस्ट्रेलिया में है क्या? नहीं है, वो तो चाइना में है, इस वाले में मिलेगा, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। विली 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 जो है वो ऑस्ट्रेलिया में होता है, तो ये भी गलत है। टॉर्नेडो, टॉर्नेडो यूएसए में होते हैं, तो इसका स्टेटमेंट कौन कौन सा सही है? हरिकेन्स और टॉर्नेडो यूएसए में मिलते हैं। टॉर्नेडो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना, इसलिए बता रहा हूँ। साइक्लोन्स के पहले ही वाले चैप्टर में, साइक्लोन से रिलेशन में नहीं है ये। ठीक है, तो टॉर्नेडो और हरिकेन्स बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ए और डी इसका सही आंसर होगा।
और यहाँ पर चूंकि ए बी सी डी ऐसा दिया है और 1 and 2, 2 and 3, तो इसका 1 and 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं। देखो, स्टॉर्म सर्ज क्या होते हैं, स्टॉर्म टाइड क्या होता है, डिजास्टर पोटेंशियल ऑफ स्टॉर्म सर्ज क्या होगा, या फिर क्यों ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, why there are few cyclones on Arabian Sea as compared to Bay of Bengal। इन दोनों क्वेश्चन को तो हमने एड्रेस कर दिया आज वाले क्वेश्चन से ही, आप इसको जरूर से अटेंड करना। why there are very few tropical cyclones during साउथ वेस्ट मानसून सीजन, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, कि इसके आंसर कैसे लिखेंगे। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिजास्टर ड्यूरिंग साइक्लोन्स, साइक्लोन्स के कॉजेज क्या क्या होते हैं, इनको भी चलो हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी ये जो तीन चीजें हैं, स्टॉर्म सर्ज, स्टॉर्म टाइड और स्टॉर्म सर्ज का डिजास्टर पोटेंशियल क्या होता है, इसको मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार जरा इंटरनेट पे सर्च करना कि स्टॉर्म सर्ज क्या होते हैं, स्टॉर्म टाइड क्या होता है, क्योंकि टाइड हमने पढ़ रखा है और स्टॉर्म से कैसे रिलेटेड है ये थोड़ा सा एक डिफरेंट टर्म हो गया ना। हालांकि हम इसको अगले लेक्चर में फिर से डिस्कस करेंगे, इनको हम डिस्कस करेंगे। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, अगर आप नहीं भी करते हो तो ऑब्वियसली मेरा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इन सब चीज़ों को कवर कराऊं, लेकिन फिर भी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इन 3 क्वेश्चंस और नीचे छोड़ दो, बस ये 3 क्वेश्चंस को इंटरनेट से सर्च कर लेना, और जो क्वेश्चन तीसरा और चौथा और पांचवा क्वेश्चन है इनको आप अच्छे तरीके से अटेंड कर लेना, क्योंकि इनको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बाकी के ये 3 और ऊपर नीचे के ये 2, इनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, तो सबसे पहले इन्हीं को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम कुछ बनाएंगे। ठीक है, चलो ओके, आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली। हैव अ नाइस डे।